नमस्कार दोस्तों। वॉइस आ रही है दोस्तों? बताइए जल्दी से। तो आज का टॉपिक रहेगा हम लोगों का पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जिसको कि हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। यस, चलिए। गुड मॉर्निंग सभी को। इंडिया ऑन टॉप से जी, बिल्कुल इंडिया जीत गई है। लेकिन बेटा ये मत भूलो, तुम्हारा कंपटीशन इंडिया के लोगों के साथ ही है। तो जो देशभक्ति थी उसको कल तक ही रखो बस, है ना? क्योंकि आज जो तुम्हारा कंपटीशन है वो इंडिया के लोग ही हैं। ठीक है। चलो, वैसे काफ़ी सोचने वाली चीज़ है नहीं? जैसे हम मान लो कि किसी गांव में होते हैं तो वी सी आर कास्ट कि हमारी कास्ट का कौन है। फिर हम दूसरे शहर जाते हैं तो देखते हैं हमारे शहर का कौन है, और फिर फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर अगर हम किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे स्टेट का कौन है, उससे हम फ्रेंडशिप कर लेते हैं। ओह तुम हमारे, अच्छा तुम यूपी के, हम भी यूपी के हैं। ओहो वाह, कितनी घनिष्ठ मित्रता। फिर मान लो कि हम किसी कंट्री गए हैं, तो वहाँ जो हमारी कंट्री का मिलेगा उससे दोस्ती हो जाए। अच्छा तुम भी इंडिया से? ओहो, इंडिया माय फ्रेंड, यू मदरलैंड, आई फादरलैंड, लेट्स गो। ठीक है। लेकिन जब हम वहाँ पे होते हैं एक्चुअल में, लाइक फॉर एग्जांपल दो इंडियंस जाके किसी फॉरेन सॉइल में मिले, फ्रेंडशिप हो जाएगी। लेकिन यहाँ रहेंगे दुश्मनी हो जाएगी, है ना? तो खैर, काफ़ी सोचने वाली चीज़ है। शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक शुरू करने से वॉइस बहुत लो है। कितना लो है भाई? लेट्स मेक द बेबी लैंड। हाँ, ये तो काफ़ी अच्छी प्रपोज लाइन है नहीं? प्रपोज करने के लिए, यू मदर लैंड, आई फादर लैंड। कर चलो। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले, केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू समथिंग, एंड दैट समथिंग इज़ कि जो पीरियोडिक टेबल टॉपिक है, जैसे रेलवे में तो क्वेश्चंस पहले भी आते थे, अभी भी आ ही रहे हैं। एसएससी में क्या हुआ है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अभी गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से अभी कुछ टाइम पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट या फिर पीरियोडिक टेबल चैप्टर को हटा दिया था। जी हाँ, उसने इस टॉपिक को हटा दिया था एनसीईआरटी से। अब उस वजह से, या फिर वेंडर चेंज हुआ है उस वजह से, आई डोंट नो। लेकिन अभी अब रिसेंट के जब से एडिक्विटी आया है तब से अगर आप पेपर उठा के देखोगे कोई भी, चाहे वो सिलेक्शन पोस्ट हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, जितने भी पेपर हुए हैं उनमें पीरियोडिक टेबल के ना के समान क्वेश्चन है, ना या फिर ज़ीरो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहे हैं। ठीक है, एकदम हम बोल सकते हैं कि ना के बराबर क्वेश्चंस रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। अब अगेन, गवर्नमेंट ने हटाया एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, वो कारण है, या फिर नया वेंडर आया है वो कारण है, डोंट नो। लेकिन जो भी है, लेकिन इस टॉपिक से पहले जब टीसीएस पेपर लेते थे तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे भर भर के। मतलब सबसे जो हॉट टॉपिक था केमिस्ट्री में, सबसे ऐसा फेवरेट टॉपिक था एग्जामिनर का जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते थे केमिस्ट्री में, या फिर इनफैक्ट मैं पूरी साइंस में बात कर लूँ तो पीरियोडिक टेबल ही था। लेकिन जब से ये नया आपका वेंडर आया तब से सबसे कम क्वेश्चन इसी टॉपिक से आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो खैर ये बताना ज़रूरी है सो दैट आप अपना उसी हिसाब से स्ट्रैटेजाइज करें, प्लान करें। ठीक है, मेरा काम है पढ़ाना, पूरा डिटेल में पूरा फुल पढ़ाना, वो मैं अपने हिसाब से वो सारी चीज़ें आपको कराऊंगा। लेकिन ये चीज़ मैंने आपको बता दिया सो दैट कि आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजाइज कर सकें।
ठीक है। सो नाउ पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एंड दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एज एटम, CS। वैसे इंडिविजिबल होता नहीं है, लेकिन डाल्टन ने ही बोला था इंडिविजिबल होता है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। यस, जो सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे उनके सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, मास भी सेम होगा। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्या एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है? नो, इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट है, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू दी गोल्ड फॉयल विदाउट डिफ्लेक्शन, यानी अधिकांश जो अल्फा कण थे बिना किसी विक्षेपण के सोने की पन्नी से गुजर गए। बिल्कुल, ज़्यादातर वो सीधे निकल गए, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। अ फ्यू अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल्स। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। नो, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट ने, और वहाँ पर न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ना कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रिवॉल्व कर रहे थे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस के अलावा, न्यूक्लियस के बाहर। ऑप्शन नंबर ए। बोस मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। यस, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं जैसे कि K, L, M, N, इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन्स एमिट एनर्जी व्हेन दे मूव फ्रॉम हायर लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल। यस, दे डू एमिट एनर्जी। अगर उनको हायर लेवल एनर्जी लेवल पे जाना होता है तो दे एब्जॉर्ब एनर्जी, उनको एनर्जी चाहिए होती है। और अगर हायर एनर्जी लेवल से अगर लोअर में जा रहे हैं तो वो एनर्जी को एमिट करते हैं, छोड़ते हैं। एनर्जी लेवल्स आर लेबल्ड एज K, L, M, N। बिल्कुल सही है आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ट्रू, ठीक है। आइसो बार इसके उनके उल्टे होते हैं, जहाँ पे सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। आइसोटोप्स डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में डिफर करते हैं, बिल्कुल डिफर करना ही पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल 6C14, 6C12 है और 6C14 है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालते हैं? मास नंबर से एटॉमिक नंबर घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो निकल के आ जाएगा कितना? 6, और यहाँ पर कितना निकल के आएगा? 8। तो न्यूट्रॉन नंबर डिफर करेंगे। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। नो, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होता है ना। मैंने अभी देखा था जो केमिकल रिएक्शन होती, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ही होंगे बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम एलिमेंट, इसलिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाई द Z, ठीक है, सिंबल Z। मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। तो बिल्कुल मास नंबर जिसको हम A से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एटॉमिक नंबर क्या चेंज हो जाता है केमिकल रिएक्शन के दौरान? नहीं। ऑप्शन नंबर A, 1 and 2 ओनली वुड बी द करेक्ट आंसर। ना, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज़ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। यानी कि जितने भी हमारे एलिमेंट, जितने भी तत्व पाए जाते हैं उनको क्लासीफाई करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो शुरू होती है। और किस किस तरीके से वो डेवलप होती है, फाइनल ये रूप जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो कि फाइनल रूप है, वो रूप कब लेती है वो हमें पूरा ऑर्डर पढ़ना है। तो सबसे पहले जिसमें काम किया था, यानी अर्ली अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी तत्वों के वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास किसने किया था? वर्गीकरण का मतलब है उनको ऑर्डर में अरेंज करने का। डॉबरनायर जी ने किया था, जिन्हें लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था, यानी कि त्रियक का सिद्धांत दिया था, त्रियक का नियम दिया था। 1817 में ये नियम दिया था, ये ध्यान रखना है। डॉबरनायर ऑब्जर्व दैट व्हेन ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर अरेंज्ड बाय इंक्रीजिंग atomic mass, the atomic mass of the middle element was approximately the average of the atomic mass of the first and third element। यानी कि एलिमेंट्स को अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का ऑर्डर पे लगा रहे हैं तो 3 एलिमेंट का एक ऐसा ग्रुप बन रहा है जहाँ पे पहले और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास का अगर हम एवरेज लेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल इसका है x और इसका है y, तो ये निकल के आएगा x + y/2 इनका एवरेज, वो इसके बराबर निकल के आएगा, यानी इसका भी यही होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये था डॉबरनायर का लॉ ऑफ ट्राइड्स। तो यहाँ पे आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एंड दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे कि लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है रफली आप 7 मान लो, पोटेशियम का 39 है, 39 में 7 जोड़ोगे 46 आएगा, और 46 डिवाइड बाई 2 करोगे 23 आएगा लगभग, तो 23 इसका है। इसी तरीके से यहाँ 40 और 137, मतलब सिमिलर वही सिमिलर कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो वही निकल के आएगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है पहला कि डॉबरनायर के टोटल लॉ ऑफ ट्राइड हैं कितने, त्रियक हैं कितने?
तो मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम में अगर आप हो अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, किसमें, रेलवे में, तो उत्तर होगा 3। अगर एसएससी के एग्ज़ाम में बैठने वाले हो तो उत्तर होगा 4। और अगर गूगल में देखेंगे और अगर आपका छोटा भाई बहन भी इस वीडियो को देख रहा है अगर, तो उससे बोल देना वो लगाएगा 5। ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसा है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप एसएससी जीडी का पेपर उठा के देखिए 2024 का, एसएससी जीडी 2024, उसमें उसने ऑप्शन में 4 माना है, 4 माना है। वो बात अलग है कि 3 ऑप्शन में था नहीं, 5 ऑप्शन में था नहीं, तो उसने 4 माना। ठीक है, 4 माना। लेकिन रेलवे की अगर बात करेंगे तो आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हुआ, ये एसएससी जीडी की बात कर रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हुआ 2022 में, और वहाँ पर उसने 3 माना है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे टोटल मतलब 5 होते हैं, जैसे कि ये 3 हो गए, और चौथे और पाँचवें कौन है, तो एक तो आपका ये सल्फ़र, सेलेनियम और टेल्यूरियम ये बनाते हैं आयरन, कोबाल्ट और निकल ये बनाते हैं, तो ये चौथा और पाँचवा है। ठीक है, चौथा और पाँचवा ट्रायड का ग्रुप है ये। तो रेलवे में पूछ रहा है 3, एससी में पूछ रहा है 4, बाकी आप देखोगे कई जगह तो आपको 5 भी देखने को मिलेगा। अब अगर एसएससी में क्वेश्चन पूछता है 4 ऑप्शन में नहीं है, 3 ऑप्शन में, तो 3 टिक करेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर मान लो आगे क्वेश्चन बने और एसएससी इधर उधर कुछ ऊपर नीचे करे तो आपके पास सॉलिड प्रूफ होगी, भाई तुमने पहले मान रखा है इतना। ठीक है। न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पे आते हैं। डॉबरनैर ने तो लॉ ऑफ ट्रायड दे दिया, लेकिन ठीक है 3 एलिमेंट तक था तो कोई ऐसा बहुत तगड़ा काम नहीं कर दिए थे। एक ऐसा है कि एक छोटा सा पैटर्न ऑब्जर्व कर लिए, ये इन्होंने क्या कर लिया, छोटा सा पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि मैं स्टैटिक जीके का एनालिसिस करने बैठूं और एक मैं छोटा सा पैटर्न पकड़ लूं, क्या ना, अभी वो जो ये पूछ रहा है कि सुषिर वाद्य यंत्र कौन सा, तंतु वाद्य यंत्र कौन सा है, ठीक है, गण वाद्य यंत्र कौन सा है, ये मैंने एक छोटा सा पैटर्न पकड़ लिया वहाँ पे। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने पूरे स्टैटिक जीके को डिकोड कर लिया, जो नया पैटर्न है स्टैटिक जीके का उसको मैंने पूरा ही डिकोड कर लिया। मैंने बस एक छोटा सा पैटर्न पकड़ा कि ये ना क्या कर रहा है कि जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो पूछ रहा है। क्या हुआ, एक छोटा सा पैटर्न हुआ। अभी पूरा सच कोई बहुत तगड़ा काम नहीं किया। इनके आगे और काम किया न्यूलैंड ने। न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, यानी अष्टक का नियम दिया 1865 में। ईयर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये अष्टक का नियम क्या है, तो इन्होंने बोला, जैसे उन्होंने बोला था कि ऑर्डर में अरेंज करो, किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक, तो पहला और तीसरा का एवरेज दूसरे का एटॉमिक मास निकल के आएगा। इन्होंने बोला आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करो, और जो पहला है और जो 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर देखने को मिलेंगी। सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगी, जिस तरीके से एक म्यूजिकल नोट होती है। तो म्यूजिकल नोट आपको पता होगा इस तरीके से होती है, सा, तो चलता नहीं है यहाँ पे, सा रे गा मा पा धा नी, फिर से सा, फिर से सा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां छठवां सातवां आठवां, आठवां। तो सर ये भी क्या न्यूलैंड जी भी सारे गामा पादा नी सा किया करते थे क्या? नहीं, वहाँ पे सारे गामा पादा नी सा नहीं होता है। ठीक है, विदेश में होता है दो रे मी फा सो ला टी डो। ठीक है, इस तरीके से वहाँ पर धुन निकाली जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वही सेम चीज़ है, जैसे यहाँ पे पहले नंबर पे सा है और 8वें नंबर पे फिर से सा आ रहा है, वैसे यहाँ पर भी पहले नंबर पे 2 है और 8वें नंबर पे फिर से 2 आ रहा है। ठीक है, मतलब ये है कि जब आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज कर रहे हैं तो पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर निकल के आ रही हैं। ठीक तो यानी इन्होंने एक बड़ा पैटर्न ऑब्जर्व किया। लाइक फॉर एग्जांपल अभी स्टैटिक जीके में इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई ये ना, ये जो किस तरीके का वाद्य यंत्र इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने कर लिया कि भाई ना मैंने पूरा फोक डांस डिकोड कर लिया, मैंने पूरा फोक डांस और फेस्टिवल डिकोड कर लिया, वो टाइप चीज़ है ये। ठीक है, क्लियर है। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, पहला और 8वें की सिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी कि ऐसे कई सारे एलिमेंट। अब इनके तो तीन लगभग मैक्सिमम 5 ट्रायड से मिले, इनके जो है काफ़ी लंबी सीरीज़ इन्होंने चला ली, काफ़ी लंबी सीरीज़ चला ली इस बेसिस पे कि देखो पहला 8वां इसका सेम है, फिर इसका सेम है, इसका सेम है, इस तरीके से इन्होंने काफ़ी लंबी सीरीज़ चला ली। और इन्होंने एक पूरी पीरियोडिक काइंड ऑफ, हम बोल सकते हैं एक काइंड ऑफ टेबल बनाई। 56 एलिमेंट उसमें थे। लास्ट एलिमेंट था इसमें थोरियम, ही सवाल पूछता है 1865 में दिया था, कितने एलिमेंट थे, लास्ट कौन सा है और ये किस पे बेस्ड था। इसके अलावा भी एक सवाल पूछता है, उससे पहले आप हिंदी में, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे देख लेंगे, अगर कुछ दिक्कत हुई है तो यहाँ पे देख लेंगे। ठीक,
ना एक क्वेश्चन जो पूछता है वहाँ पे यहाँ पे वो ये है, देखिए कि दो में कौन सा एलिमेंट मिलेगा, मी में कौन सा एलिमेंट मिलेगा, रे में कौन सा मिलेगा, फा में कौन सा मिलेगा, सो में कौन सा मिलेगा, ला में और टी में। जी हाँ, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि रे में कौन सा एलिमेंट मिलेगा, मी में कौन सा एलिमेंट मिलेगा, फा में कौन सा एलिमेंट मिलेगा। इस तरीके का भी सवाल बनता है। पहले तो बनता था जब टीसीएस पेपर लेता था एसएससी का, लेकिन अभी तो जैसे मैंने बताया नहीं बन रहे हैं क्वेश्चन इससे। अब इसका लिमिटेशन क्या था? लिमिटेशन ये था कि इन्होंने इनकी जो पीरियोडिक टेबल इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था उसमें मेटल और नॉन मेटल सेम ही ग्रुप पे पड़े हुए थे। जैसे ऑक्सीजन, सल्फर क्या है, नॉन मेटल्स हैं, लेकिन आयरन क्या है, मेटल है। क्लोरीन फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, लेकिन कोबाल्ट और निकल क्या है, मेटल है। तो नॉन मेटल और मेटल सेम ग्रुप में कैसे आ सकते हैं भाई? सेम ग्रुप में तो सेम तरीके के एलिमेंट होने चाहिए, सिमिलर तरीके के एलिमेंट होने चाहिए जो सिमिलर तरीके की प्रॉपर्टीज दिखाएं। ठीक, वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है अगर आप देखो तो। ठीक है, कहीं कहीं पे दिख रहा है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, सारे मेटल्स हैं, सारे मेटल्स हैं, लेकिन यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है ना, मेटल और नॉन मेटल एक ग्रुप पे पड़े हुए हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो दो एलिमेंट को इन्होंने एक साथ ही रख दिया है, कोबाल्ट निकल को यहाँ एक साथ रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो लैंथेनियम और सिलीरियम को एक साथ रख दिया है। तो ये इनकी क्या थी, एक लिमिटेशन थी इनकी पीरियोडिक टेबल की। ठीक, क्लियर है। अब इसके बाद आते हैं, ये आप देख सकते हैं लिमिटेशंस क्या थी, वही जो मैंने आपको बताया, द लॉ वाज नॉट ट्रू फॉर एलिमेंट्स बियॉन्ड कैल्शियम। कैल्शियम के बियॉन्ड, लास्ट एलिमेंट इनके पीरियोडिक टेबल का थोरियम था, लेकिन कैल्शियम के बियॉन्ड जो इनका सारे गामा पादानी सा वाला चीज़ है ना, वो लग ही नहीं रहा था। आफ्टर कैल्शियम एवरी एट्थ एलिमेंट डिड नॉट शेयर केमिकल प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट वन। Those elements that were discovered after Newland's octaves did not follow the law of octave. जो बाद में जिन एलिमेंट की तत्वों की डिस्कवरी हुई, खोज हुई, वो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव फॉलो नहीं कर रहे थे। टू फिट एलिमेंट इन हिज टेबल न्यूलैंड समटाइम्स प्लेस टू एलिमेंट्स इन द सेम पोजीशन। फिट, बस जबरदस्ती फिट करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, दो एलिमेंट को एक साथ ही रख दिया, एक ही पोजीशन में रख दिया, इवन व्हेन दे हैड डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। लाइक कोबाल्ट और निकल को उन्होंने एक साथ रख दिया, है ना। एंड दे वर प्लेस्ड इन द सेम स्लॉट विदाउट कंसिडरिंग दैट डिफरेंस फ्रॉम आयरन, है ना, विच वॉज प्लेस्ड अवे डिस्पाइट सिमिलैरिटीज। तो कोबाल्ट निकल की सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं आयरन के साथ, लेकिन वो अलग रखा हुआ है। द पीरियोडिक टेबल डिड नॉट इंक्लूड नोबल गैसेज बिकॉज दे वर नॉट डिस्कवर्ड देन। ऑल राइट, तो ये हिंदी में आप देख सकते हैं अगर कोई आपको प्रॉब्लम हुई है इंग्लिश में समझने में तो। चलिए अब आते हैं लोदर मेयर जी। ये पहले वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने एक ट्रेंड के बारे में बताया था, यानी कि ही वॉज द फर्स्ट वन, ठीक है, जिन्होंने पीरियोडिक ट्रेंड, यहाँ पे लिखा होगा मेयर पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पीरियोडिक टेबल इन 1862, जिसमें 28 एलिमेंट थे। ही पब्लिश्ड एन अपडेटेड वर्जन इन 1864 विच इंक्लूडेड 50 एलिमेंट्स। तो 62 और 64 कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। 64 में अपडेटेड वर्जन इन्होंने लॉन्च किया था, पब्लिश किया था, जिसमें 50 एलिमेंट थे। नहीं, इनकी बुक का ये पहला एडिशन था और ये फिर सेकेंड एडिशन था। आई नो तुम्हारा क्वेश्चन आएगा कि सिर्फ फैटमैन का सेकेंड एडिशन कब आ रहा है, तो फैटमैन का सेकेंड एडिशन जल्द आएगा, वो आपको पता चलेगा। लेकिन 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 उससे पहले कुछ तो है बहुत बड़ा, मतलब यू कांट इवन इमेजिन कितना बड़ा, मतलब अनाउंसमेंट। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। यानी ये पहले थे, ठीक है, वे तत्वों के गुणों में आवधिक प्रवृत्तियों की पहचान करने वाले पहले व्यक्ति थे। ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने एक पीरियोडिक ट्रेंड को रिकॉग्नाइज किया था। कैसा ट्रेंड? तो इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया एलिमेंट्स की एटॉमिक वॉल्यूम का वर्सेस एटॉमिक मास का, और इन्होंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया। जैसे कि हम, पता नहीं आप में से कितने लोगों को याद है कि नहीं, आई थिंक याद होगा, आप सभी ने इसके बारे में तो पढ़ा ही होगा पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो हम पढ़ते हैं कि भाई ऊपर से नीचे जाने में घटता है बढ़ता है ना, इस तरीके से कुछ तो पढ़ा, याद है होगा आपको कि ऊपर से नीचे जाने में मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, साइज बढ़ता है, लेफ्ट साइड में घटता है। तो इस तरीके का इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक ट्रेंड है। ठीक है, फेस रिवील, हाँ, कितना बड़ा सर, बटा बहुत बड़ा। ठीक है, हाँ हाँ, वो पिक्चर एंड फॉन्ट से सब सही रहेगा। चलो, तो ही प्लॉटेड द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट अगेंस्ट इट्स एटॉमिक वेट टू शो दिस पैटर्न। सिंपल रखना है, लोथर मेयर 1864, 50 एलिमेंट, पीरियोडिक ट्रेंड, प्लॉटिंग एटॉमिक वेट वर्सेस वॉल्यूम, खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। ठीक, अब आते हैं मेंडलीव जी। इनका नाम तो आप सभी ने आई थिंक सुना ही होगा, मेंडलीव। इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। ये वो हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या किया है,
जिन्होंने पूरा डिकोड कर दिया है स्टैटिक जीके को, ठीक है, जिन्होंने बता दिया कि फोक डांस में क्या है, फेस्टिवल में क्या हो रहा है, बुक्स एंड ऑथर्स में क्या हो रहा है, तो उन्होंने पूरा डिकोड कर दिया है। तो ये हैं फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल इन सिंपल टर्म्स। 1869 1869 में दिमित्री मेंडेलीव जी, जो कि एक रशियन केमिस्ट थे, इन्वेंटर थे, इन्होंने 63, उस टाइम पे इतने एलिमेंट्स नोन थे, तो 63 नोन एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग रिलेटिव एटॉमिक मास के ऑर्डर में लगाया, 8 ग्रुप और 7 पीरियड्स में। ग्रुप और पीरियड क्या होता है? जो ऐसे लाइन होती है, वो ऐसे वर्टिकल लाइंस होती हैं, इनको ग्रुप्स बोलते हैं, इनको समूह बोलते हैं। और ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इनको पीरियड्स बोलते हैं, यानी आवर्त बोलते हैं। तो ये जो इस तरीके से आपको देखने को मिलती है, इनको ग्रुप्स बोलते हैं, और ये इस तरीके से जो देखने को मिलती है, इनको पीरियड्स बोलते हैं। वो बात अलग है कि उस टाइम पे जो 8 साल है वो खैर अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो 8 ग्रुप और 7 पीरियड थे इनकी पीरियोडिक टेबल में। मेंडलीव जी जो है बहुत ही एक सुलझे हुए और एक बहुत ही दूरदृष्टि वाले इंसान थे। इन्होंने ज़बरदस्ती एलिमेंट को सेम स्लॉट में फिट नहीं किया, लाइक न्यूलैंड, जिन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव जब दिया था तो एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट को रख डाला। इन्होंने क्या किया कि लाइक फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम है, ठीक है, तो एल्यूमिनियम के आगे कोई एलिमेंट उस टाइम पे पता है नोन नहीं था, लेकिन इनका पता है क्या कहना था कि नोन तो नहीं है, लेकिन इसके आगे एक और एलिमेंट आएगा जिसको इन्होंने एका एल्यूमिनियम नाम दिया। एका इज अ संस्कृत वर्ड, एका एक संस्कृत टर्म है, एक मतलब एक पोजीशन आगे। तो एक पोजीशन आगे एल्यूमिनियम के एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसकी ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, और इन फ्यूचर वो गैलियम बना वो एलिमेंट। गैलियम की इन फ्यूचर डिस्कवरी हुई और उसको एका एल्यूमिनियम की जगह में रखा गया। और जो उन्होंने प्रेडिक्शंस करी थी मेंडलीव जी ने इस पर्टिकुलर एक एल्यूमिनियम के बारे में, वो सारी चीज़ें गैलियम फुलफिल कर रहा था। यानी कि इन्होंने ज़बरदस्ती कोई नहीं ऐसा फिट करने वो किया, इन्होंने बोला कि आगे फ्यूचर में कोई एलिमेंट इस तरीके का डिस्कवर होगा। तो एक एल्यूमिनियम गैलियम निकल के आया, एक का बोरॉन स्कैंडियम निकल के आया, एक का सिलिकॉन ये जर्मेनियम निकल के आया, एक का मैंगनीज ये टेक्नीशियम निकल के आया। टेक्नीशियम के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, पता है किसी को? अभी देखेंगे। ट्राई मैंगनीज रेनियम, ठीक है, द्विटेलीरियम पोलोनियम, दुई का मतलब 2, यानी कि 2 पोजीशन आगे, ठीक है, एक का मतलब 1, दुई का मतलब 2। ये मेंडलीव जी ने संस्कृत टर्म्स का यूज़ किया था, मतलब इंडिया और रशिया का काफ़ी पुराना गहरा नाता है, आप ये समझ सकते हैं। दुई सीजियम मतलब फ्रेंशियम, और एक का टैंटलम आपका प्रोटैक्टिनियम। मेनली जो सवाल बनता है वो इन 3 से सवाल बनता है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कितना प्रेडिक्ट किया था और एक्चुअल में निकला कितना। जैसे एक एल्यूमिनियम, ठीक है, 68, ठीक है, और एक्चुअल में गैलियम का निकला कितना बाद में जब डिस्कवरी 69.73, यानी बहुत क्लोज। एक का सिलिकॉन जो बाद में जर्मेनियम बना 72 प्रोडिक्शन था, निकला कितना 72.64, यानी बहुत क्लोज। एक का बोरॉन स्कैंडियम है 44 प्रेडिक्ट किया था 44.955। तो ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास कितना एका बोरॉन का था, कितना एका सिलिकॉन का था, एका एल्यूमिनियम का था, और एक्चुअल में जो एलिमेंट इनकी जगह पे आए उनका कितना था, ठीक है। पिछले 1 मंथ से आएगा जल्द आएगा, कब आएगा फैटमैन भाई? आएगा जल्द आएगा। चलो, तो ये चीज़ क्लियर है, ओके। लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब हर चीज़ की लिमिटेशन होती हैं। जो आज हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो मेंडलीव जी की नहीं है, भले इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल हम बोलते हैं, लेकिन आज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं वो इनके द्वारा नहीं दी गई थी। क्यों? क्योंकि कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ इनकी सीमाएं थी। जैसे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज वॉज नॉट फिक्स्ड। हाइड्रोजन बेचारा इधर उधर भटक रहा था, फिरता रहूं दर बदर, ऐसा हाइड्रोजन का कहना था, मिलती नहीं। चलो खैर, तो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट इज़ नॉट मेंटेन्ड, ठीक है। तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन नहीं किया गया। कैसे? दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेबल दिख रही है मेंडलीव जी की, दिख रही है भाई? दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो तुमको यहाँ पे तुम आइडेंटिफाई करो, बूझो तो जाने। पहली नहीं आती थी पहले पेपर में, बैठे हैं संडे के दिन, टीवी भी तो है नहीं, लाइट वाइट तो आ नहीं रही, बूझो तो जाने, खोल लिया। हाँ, बताओ इस पिक्चर में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। वो वैसा ही क्वेश्चन है, बताओ कहाँ कहाँ इस पिक्चर में कहाँ कमी दिख रही है, कहाँ दिख रहा है कि एटॉमिक मास बढ़ने के बजाय घट रहा है। अच्छा, मुंबई आ रहा हूँ, अच्छा अच्छा।
फीलिंग सेम है हाइड्रोजन भाई। चलो, तो यहाँ पर आप देखो कोबाल्ट और निकल 58.9 से 58.7 हो रहा है, 60 यहाँ पे तो बढ़ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है, एक जगह कहीं पे और होगा, ये तो आपका एक ये हो गया, ठीक है, बढ़ने की बजाय घट रहा है, और कहाँ पे हो रहा है? सर ए का क्या है? ए का मतलब है एक पोजीशन आगे, ठीक है, कोबाल्ट निकल, यस, मिलती नहीं रहेगा। चलो, यहाँ पे देखो ये घट रहा है, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशन थी। सम एलिमेंट इन द सेम ग्रुप इन डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज़, कुछ एलिमेंट अपनी ही ग्रुप पे प्रॉपर्टीज़ में डिफर कर रहे थे। इन्होंने आइसोटोप्स को सेम ग्रुप में वो डाल रखा था, जबकि उनका एटॉमिक में मास अलग अलग था, ठीक है। आइसोटोप्स भी सेम उसमें ग्रुप पे पड़े हुए थे, जो कि एक लिमिटेशन थी। लैंथेनाइड एक्टिनाइड वर नॉट इंक्लूडेड इन द टेबल, दे वर ऑल्सो लाइक हाइड्रोजन, फिरता रहूँ दर बदर, मिलता नहीं, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आते हैं, जो हेनरी मॉसले ने दी थी। हमने अभी देखा, मैं रिवाइज करवाता हूँ आपको। डॉबर, अरे एक तो इनका और अलग वो रहता रोना, चलते नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो, डॉबर नायर ने दिया था लॉ ऑफ ट्रायड, ठीक है, 1829 में पब्लिश हुआ। देन न्यूलैंड ने दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है, न्यूलैंड ने दिया था क्या? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, 1865। देन आपके लोथर मेयर आए थे, ठीक है, लोथर मेयर, और 1864 में इन्होंने सबसे पहले वो ट्रेंड के बारे में बताया था, एटॉमिक मास वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ प्लॉट किया था। देन इसके बाद आया अपने दिमित्री मेंडलीव, और मेंडलीव जी ने भी अपनी पीरियोडिक टेबल दी, जो कि बहुत बड़ा इन्होंने काम करके दिया, इसलिए फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, ठीक है। इनकी पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट थे टोटल? 56, लास्ट थोरियम था, कैल्शियम के बाद वो ऑक्टेव वाला चीज़ नहीं लग रहा था। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में टोटल 63 एलिमेंट है, 63 थे, 8 ग्रुप और 7 पीरियड थे, लेकिन हाइड्रोजन बेचारा फिर रहा था दर बदर। लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को भी जगह नहीं थी प्रॉपर। इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट मेंटेन नहीं हो रहा था, जैसे हमने यहाँ पे देखा, और आइसोटोप्स को भी इन्होंने सेम उसमें रख दिया था, जबकि उनका एटॉमिक मास डिफर हो रहा था। तो क्या तुमको वही लग रहा है इनको देख के जो मुझे लग रहा है? मुझे क्या लग रहा है? वो जो गुलाटी नहीं आता है कपिल के शो में, वो सुनील ग्रोवर, तुम लोगों को कुछ वैसा नहीं लग रहा ये फेस? इट वॉज गिवन बाई हेनरी मॉजले इन 1913, 1913 में हेनरी मॉजले जी द्वारा दिया गया। तो ये गुलाटी जी नहीं है, हेनरी मॉजले जी हैं, ठीक है। मॉजले डिस्कवर्ड दैट एलिमेंट्स आर बेस्ट कैरेक्टराइज बाई देयर एटॉमिक नंबर। और ना दिस वॉज वेरी काइंड ऑफ सिग्निफिकेंट चीज़, प्लीज़ फोकस करिए यहाँ पे। अभी तक जितने भी आए थे, चाहे वो डॉबरनायर हो, न्यूलैंड हो, मेयर हो, मेंडली हो, सब की एक बड़ी लिमिटेशन थी, और वो ये थी कि इन्होंने सब ने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज किया था। इसी वजह से कुछ ना कुछ ग्लिच आ रहा था। लिमिटेशन क्यों थी? क्योंकि एक्चुअल में एलिमेंट की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, जो कि मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया था। लेकिन तब इतनी सी बात नहीं पता थी सर बेटे, ठीक है। अभी तो तुमको बड़ी आसानी से वो है कि ठीक है डिस्कवरी हो चुकी है तो पता है, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे डिस्कवरी नहीं हुई थी एज सच एटॉमिक नंबर वगैरह की, जो कि रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद हुई। तो इसीलिए जब रदरफोर्ड ने 1911 में जब एक्सपेरिमेंट किया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, सब कुछ पता चला, तब जाके मॉजले ने बोला कि एक्चुअल में जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो, ठीक है, वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, और इसीलिए इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में इन लोगों को लगाया गया। एंड इसीलिए इन्होंने बोला कि जो एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक वेट पे। यस, उदित नारायण, बिल्कुल सही कहा है किसी ने, सुबह प्रधान ने, बिल्कुल। जब बिल्कुल गुलाटी वो इसकी एक्टिंग करता है ना, क्या नाम बताया अभी? उदित नारायण की, हाँ, तभी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उदित नारायण। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो मॉजले जी ने दी, उसमें 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स हैं, ठीक, क्लियर है। टोटल एलिमेंट अगर पूछ लेगा तो कितने हैं? टोटल 118 एलिमेंट है, 118, ठीक है। ये है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि अब हमें डिटेल में समझनी है, ओके। तो ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला ग्रुप है
है ना, दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है, चौथा है, पाँचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है, नौवां है, 10वां है, 11वां है, 12वां है, 13वां है, 14वां है, 15वां है, 16वां है, 17वां, 18वां है, 18 ग्रुप हो गए आपके। ठीक, इस तरीके से पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पाँचवां, छठवां, सातवां, तो इस तरीके से आपके 7 पीरियड्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्रुप पहला है उसको एक सेकेंड रुकना भी, ठीक है। पहले समझो ब्लॉक, हमने पूरी पीरियडिक टेबल को कुछ ब्लॉक में डिवाइड कर दिया। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में आते हैं ग्रुप 1 एंड 2, है ना। जैसे कि गांव को कुछ टोला में डिवाइड कर दिया जाता है, कुछ टोला बना दिए जाते हैं ना, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ये ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, ये दोनों कलेक्टिवली मिलके हो जाएंगे क्या, एस ब्लॉक। ठीक, डन। ग्रुप नंबर 13 से 18 तक ये हो जाएंगे आपका पी ब्लॉक, और ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक ये हो जाएगा आपका डी ब्लॉक, एस पी डी, और ये हो गया आपका एफ ब्लॉक। सर ये अलग से क्यों पड़े हुए हैं, सब समझ में आएगा अभी, ठीक है। एस ब्लॉक पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, पी ब्लॉक 13 से लेके 18 तक, और डी ब्लॉक आपका 3 से लेके 12 तक। समझ में आई चीज़, ये समझ में आ गई, आ गई सर। अब यहाँ पे तुम एक चीज़ अगर देखो ध्यान से, तो 1 की जगह 1 के साथ साथ 1A भी लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रुप 2 है ये, तो यहाँ पे 2A लिखा हुआ है। ये ग्रुप 3 है तो 3B लिखा हुआ है, 4 है 4B लिखा हुआ है, यानी A के बाद B शुरू हो गया और फिर से यहाँ A शुरू हो गया। ये ग्रुप 3A है, 4A है, 5A है, 6A है, 7A है, 8A है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 तक है, 18 तक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको 1A बोला, इसको 2A बोला, फिर 3A 4A 5A 6A 7A 8A, और यहाँ वाले जो बीच वाले इनको B बोल दिया। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो ग्रुप एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। एक्सेप्ट 1 ग्रुप, और वो है आपका 18वें नंबर का जो ग्रुप है, 18th ग्रुप है, उसको अगर आप हटा दो तो वो रिएक्टिव नहीं है उनके एलिमेंट, लेकिन वो भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की कैटेगरी में ही आता है। यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या फिर मेन एलिमेंट बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर ए का यूज़ करते हैं, 1A 2A। ये पहले क्लासिफिकेशन किया जाता था इस तरीके से, 1A 2A, फिर 3A 4A 5A 6A, और बीच वालों को 3B 4B, ये पहले क्लासिफिकेशन होता था। जो क्यों होता था वो मैंने बता दिया है, क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वालों को रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, और ये जो डी ब्लॉक वाले हैं इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। एफ वालों को इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। अच्छा, लिखा तो हुआ है यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एंड पी ब्लॉक, ओके। अब ये जो लेंथ, ये जो आपको दिख रहे हैं एफ ब्लॉक वाले, ठीक है, ये हैं कौन आखिरकार, कौन है ये, कहाँ से आते हैं, तो देखिए 56 नंबर पे बेरियम है, इसके बाद आता है लैंथेनियम 57 नंबर पे, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, बेरियम के बाद। तो जब बेरियम के बाद ग्रुप नंबर 3 में और पीरियड नंबर 6 में लैंथेनियम आता है, तो लैंथेनियम और उसके आगे 14 एलिमेंट, यानी टोटल मिला के 15, लैंथेनियम और उसके आगे 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये जो लूटेटियम दिख रहा है ये भी इसी में आता है, ये लिखा नहीं हुआ है बट ये भी इसी में आता है। तो 15 हो गया, ला से लू तक, लालू, ला से लेके लू तक। तो ला है आपका लेंथेनियम 57 नंबर और लू है आपका 71। तो इनको निकाल के अलग कर दिया, क्यों, क्योंकि इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं इसलिए। इसी तरीके से तीसरे ग्रुप में, लेकिन 7वें पीरियड में आओगे तो यहाँ लॉरेंस विस्नोई मिलेगा तुमको, लॉरेंसियम और उसके आगे जो आगे के 14 एलिमेंट हैं, ठीक है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्टीनियम और उसके आगे आने वाले 14 जो एलिमेंट हैं टिल लॉरेंसियम, ये क्या करते हैं, ये सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, इसलिए इनको अलग कर देते हैं। इस सीरीज़ को बोल देते हैं लैंथेनाइड सीरीज़ और इस सीरीज़ को बोल देते हैं एक्टिनाइड सीरीज़, क्योंकि लैंथेनियम की तरह बाकी के 14 एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं आगे वाले, और यहाँ पर एक्टीनियम की तरह बाकी आगे के 14 एलिमेंट दिखाते हैं प्रॉपर्टीज़, इसलिए इसको लैंथेनाइड सीरीज़, इसको एक्टिनाइड सीरीज़ बोल देते हैं। और टोटल एलिमेंट जो एफ ब्लॉक में इनर ट्रांजिशन मेटल सीरीज़ में हो जाते हैं 30 मेटल हो जाते हैं, 30 एलिमेंट हो जाते हैं, ऊपर 15 और नीचे 15, टोटल कितने हो गए, 30 हो गए। क्लियर, डन, ओके। ऑस्मियम एक ऐसा मेटल है विद हाईएस्ट डेंसिटी, ध्यान रखना ऑस्मियम क्या है, इसकी सबसे हाईएस्ट डेंसिटी, सबसे ज़्यादा घनत्व है, ध्यान रखिएगा, ओके। अब एक चीज़ ध्यान से, जो जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनते रहना। जितने भी आपके नॉन मेटल हैं
वो सारे यहाँ पे मिलेंगे। अगेन, ऑल नॉन मेटल्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर ओनली प्रेजेंट इन पी ब्लॉक। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा अगर आ गया तो, आया है पहले आपके एसएससी एग्जाम में। सारे नॉन मेटल यहीं पे हैं। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि पी ब्लॉक में सिर्फ नॉन मेटल हैं, मैंने कहा सारे नॉन मेटल सिर्फ पी ब्लॉक में हैं। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ पी ब्लॉक में ही सारे नॉन मेटल्स हैं, या सॉरी, ओके, सिर्फ पी ब्लॉक में ही सारे नॉन मेटल हैं, सही है, लेकिन 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 पी ब्लॉक में सिर्फ नॉन मेटल है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि पी ब्लॉक में मेटल भी है, मेटलॉइड भी हैं, इसलिए। ठीक, तो सर मेटल ना, मतलब नॉन मेटल सिर्फ यहीं पे है, और मेटल सिर्फ कहाँ पे है? इसके अलावा हर जगह मेटल ही है, ऐसे तुम ध्यान रखो। ये डी ब्लॉक ले लो, एस ब्लॉक ले लो, हर जगह तुमको मेटल ही मिलेगा, हर जगह मेटल मिलेगा एक्सेप्ट इन पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है, लेकिन सारा नॉन मेटल पी ब्लॉक में ही पड़ा हुआ है। इनको हम एस पी डी एफ बोलते क्यों हैं? क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और उसके अराउंड इस तरीके से ऑर्बिटल्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और वो ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होती हैं, के एल एम एन ऐसी होती हैं। इन ऑर्बिटल के अंदर सब ऑर्बिटल्स होते हैं, इन शेल्स के अंदर कुछ सब शेल्स होती हैं, वो सब शेल्स होती हैं एस पी डी एफ। ठीक, वो सब शेल्स होती हैं एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, जिनके अलग अलग शेप होते हैं। जैसे एस का शेप होता है आपका, खैर वो भी हम देख लेंगे, स्फेरिकल शेप होता है इसका, डम्बल शेप होता है पी का, वो भी हम उस पर आएंगे, लेकिन ये चीज़ आपको समझ में, इनके अंदर भी है। ये एस पी डी एफ क्या है? सब शेल्स हैं। तो इनको एस क्यों बोल रहे हैं? 1 और 2 वाले ग्रुप को एस ही क्यों बोल रहे हैं? इनको 13 18 वालों को पी ही क्यों बोल रहे हैं? 3 से 12 वालों को डी ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट हैं, इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? समझो ध्यान से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस शेल होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंस शेल क्या होती है? आखिरी शेल। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दी लास्ट ऑर्बिट, प्रेजेंट इन दी, ठीक है, इन दी लास्ट ऑर्बिट, जो आखिरी ऑर्बिट या जो आखिरी शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या हैं, एक है, मल्टीपल है, जितने, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे मान लो इस एलिमेंट में ये जो एम शेल है ये आखिरी शेल है, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 1 और 2 में एस ब्लॉक में घुस रहा है, यहाँ पी ब्लॉक में घुस रहा है, यहाँ डी ब्लॉक में उसमें घुस रहा है, और सॉरी डी ऑर्बिटल, यहाँ एस ऑर्बिटल में घुस रहा है, यहाँ पी ऑर्बिटल में घुस रहा है, यहाँ डी में घुस रहा है, और यहाँ एफ में घुस रहा है, इसलिए इनको उस ब्लॉक में रखा गया है। ठीक, जैसे मैंने बताया एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट आते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट को एल्कली मेटल बोलते हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं बोलते हैं। ग्रुप 15 वालों को निक्टोजन बोलते हैं, 16 वालों को चाल्कोजेंस बोलते हैं, 17 वालों को हेलोजन बोलते हैं, 18 वालों को नोबल या इनर्ट गैसेस बोलते हैं। तो ये कुछ उपनाम हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के। जैसे कुछ होते हैं ना घर में, कुछ लोग होते हैं उनके कुछ वैसे नाम भी होते हैं, जैसे किसी को बिट्टू, किसी को किट्टू, इस तरीके से बुलाते हैं। हर किसी के नहीं होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग सब कज़िन्स वगैरह सब मिला के हाँ, मतलब 4 लोग थे, ठीक है, 5 और 5, ठीक है, तो अभी तो टोटल 6 ऐसे टाइप हैं। ओके, तो सबके नाम नहीं हैं, जैसे मेरे ही नाम थे, कोई जैसे बिट्टू, ऐसे ना पापा छनछनिया बुलाते थे, तो ऐसा नहीं है कि हर किसी के नाम है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके नाम है। तो वैसे ही ये मत सोचना कि हर ग्रुप का कुछ ना कुछ नाम होगा, हर ग्रुप का कुछ कुछ नाम नहीं था, सिर्फ कुछ ग्रुप हैं जिनका हम कुछ नाम है, जैसे एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, निक्टोजन, चैल्कोजन, हेलोजन, और इनको बोलते हैं इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस। अब इनर्ट या नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनर्ट है, नोबल है, किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। अब रिएक्ट क्यों नहीं करती हैं वो अभी भी देखते हैं, ठीक है। चलो, हाँ, छनछनिया, बिल्कुल। तो एक्चुअल में क्या था ना, मैं बताती हूँ, ये जैसे जब छोटे में पायल पहना के रखती थी मैं, ऐसे बजती थी ऐसे छन छन, तो इसलिए वहीं से नाम पड़ा, ठीक है। खैर, तो ये चीज़ समझ में आ गई अभी। अब आपको समझ में आएगा, ये अभी थोड़ा सा रुक जाना, ठीक है, इस पर ऐसे मत सोचना कि सर ये स्किप क्यों कर दिया, ये चीज़ अभी देखेंगे, ठीक है, चिंता मत करना। अभी आते हैं मेटालॉइड्स पे। पहली बात तो टोटल पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं 118, ठीक है, जिसमें नेचुरली जो अकरिंग एलिमेंट है वो है 94, 94 नेचुरली अकरिंग, मैन मेड नहीं।
पहला जो मैन मेड एलिमेंट था वो टेक्नीशियम था, जिसके बारे में मैंने आपसे बोला था। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है, एंड दैट इज़ कि ये पहला आर्टिफिशियली मेड या फिर मैन मेड एलिमेंट है टेक्नीशियम Z, यानी कि एटॉमिक नंबर 43 है। हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट तो यूरेनियम है, लेकिन अगर सबसे हाईएस्ट डेंसिटी पूछेगा ना, अगर हाईएस्ट डेंसिटी पूछेगा तो इट वुड बी ऑस्मियम। 7 मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड वो होते हैं जो मेटल की तरह गुड कंडक्टर भी नहीं होते हैं और नॉन मेटल की तरह बैड कंडक्टर भी नहीं होते हैं, यानी बीच में होते हैं कहीं। जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, बोरॉन, पोलोनियम एंड सिलिकन, सारे पी ब्लॉक में ही देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा है, बोरॉन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, एसिटाइन, ये जो आपको लैडर दिख रही है, यानी इसके लेफ्ट, ये जो मेटलॉइड की लैडर है, इसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट हैं सारे मेटल हैं, इसके राइट में जितने भी एलिमेंट हैं सारे नॉन मेटल हैं। लेफ्ट में सारे मेटल, राइट में सारे नॉन मेटल, यानी कि एक ट्रांजिशन के तौर पे ये एक्ट कर रहा है आपका जो पूरा ये मेटलॉइड का फैमिली है, जिसमें 7 हैं, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, बोरॉन, पोलोनियम और सिलिकन। सारे आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? पी ब्लॉक में ही देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जो हमारी नोबल गैसेज हैं, अभी ग्रुप के एलिमेंट को याद किस तरीके से रखना है पहले हम वो देख लेते हैं, और उसके बाद ये इस पे आएंगे, ये वाली जो टेबल है इस पे बाद में आते हैं, ठीक है। तो सी बॉर्जियम, ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनका नाम किसी न किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। सी बॉर्जियम Z इज इक्वल्स टू 106, मेंडेलिवियम 101 है एटॉमिक नंबर, और रदरफोर्डियम 104 है। इस पे कुछ तो 1 करोड़ पे क्वेश्चन बना था अभी, जो पिछला वाला KBC हुआ था उसमें जो पहले करोड़पति थे, जो मेरे नोन में ही हैं एक्चुअल में, मतलब काफ़ी नोन में है मेरे, ठीक है, और उन्होंने ही 1 करोड़ जीती थी धनराशि, और उन्हीं से ही सवाल पूछा गया था। आई एम नॉट श्योर कि 1 करोड़ का सवाल था या फिर 7 करोड़ के लिए था जो उन्होंने स्किप किया। सही 5 करोड़, अब 7 का होता है शायद, हाँ 7 का होता है। तो आई थिंक ये 1 CR या 7 CR का क्वेश्चन पूछा गया था इससे, कुछ तो रिलेटेड क्वेश्चन था सी बॉर्जियम से। तो Z इज इक्वल्स टू 106, ठीक है। तो ट्रिक टू रिमेंबर ग्रुप्स, अब आते हैं ट्रिक पे कि किस तरीके से ग्रुप्स को याद रखना है, ठीक है। ग्रुप 1, 2, 3 जितने भी हैं, इनके एलिमेंट को कैसे याद रखना है वो अब हम देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट वाले हैं, ओके। झूठ बोल रहा है सर, कैसे प्रूव कर दें बताओ, कैसे प्रूव कर दें? स्क्रीनशॉट दिखा दें? अभी अभी डाल दें टेलीग्राम पे, बताओ अभी टेलीग्राम पे डाल दें? बताओ, तुमको प्रूव करने के लिए। चलो ग्रुप 1 पे आते हैं अभी। सर आप भी जाओगे भी उसी में? आएगा मजा। नहीं, फ़ोटो तो उनके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता हूँ व्हाट्सएप का, जहाँ पर मतलब, क्योंकि जब उन्होंने वो टेलीकास्ट नहीं हुआ था उससे पहले स्टेटस में लगाया था, तब मुझे पता चला था, जब टेलीकास्ट नहीं हुआ तो उससे पहले ही। चलो हाँ, तो पहले इस पे आ जाते हैं, फिर जो भी है उनके साथ अपनी फ़ोटो, उनके साथ फ़ोटो थोड़ी ना शेयर कर सकता हूँ भाई। खैर, तो हेलिना कब्र से फरार पे आते हैं, ठीक है। हेलिना, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम, तो ये आपका पूरा पीरियोडिक टेबल है। पहला ग्रुप हेलिना कब्र से फरार हो गई, ठीक है। तो हेलिना जी हैं ये कब्र से फरार हो गई हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। अगला ग्रुप है, अगला ग्रुप ये आपका पूरा देख सकते हैं ये, ठीक है। दूसरा वाला ग्रुप, तो यहाँ पे क्या है, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए, ठीक है। बेस है बेरिलियम, ठीक है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है बेटा, शेयर कर देंगे, अभी क्लास कर लो पूरा, ठीक है, लेक्चर कर लो, फिर कर देंगे लेक्चर के एंड में, ओके। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। याद हो गया, बेटा मांगे कार, सुंदर कन्या बाप राजी, इस तरीके से याद रखना है। बेटा मांगे कार, सुंदर कन्या बाप राजी। कौन बेटा है जो सुंदर कन्या नहीं मांगता है, और कौन बाप है जो राजी नहीं होगा? ये तो चलो फिर भी डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे, ठीक है, कि इंटरकास्ट है और वो सारी जो फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये तो खैर हर कोई मांगता है। ग्रुप 13 पे आते हैं, तो सर बस 2 ही ग्रुप के याद करने हैं, तीसरे ग्रुप के नहीं याद करने हैं।
हेलीना कब्र से फरार याद करना है, बेटा मांगे कार सुंदर कन्या बाप राजी, या फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, यानी बेटा मांग रहा है कार और स्कूटर और बाप रो रहा है, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं 13 पे। ओके, 13 पे। और सभी लोग 20 तक याद करके आए हो कि नहीं आए हो? ठीक है, पूछेंगे अभी, और जो ना बता पाया देखना फिर। ग्रुप नंबर 13 बैंगन आलू गाजर इन थाली। बैंगन आलू गाजर इन थाली, बैंगन। ठीक है, तो बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम, ये हैं 13 के। बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम, बैंगन आलू और गाजर इन थाली। याद हो गया ये, बैंगन आलू गाजर इन थाली। देन आते हैं 14 वाले पे। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन है ये, और ये लेड है। ठीक है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड। कहे कहें सीता जी सुने पार्वती। कहे कार्बन, सीता सिलिकॉन, जी जर्मेनियम, सुने टिन और पार्वती लेड। ठीक है, कहे सीता जी सुने पार्वती ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट याद हो गया हमें। ओके, 15 पे आते हैं। 15 अगर आप ध्यान से यहाँ देखेंगे तो इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। तो ओल्ड स्टाइल से सॉरी नाइट्रो ये नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नेपाल से हो जाएगा नाइट्रोजन, पाकिस्तान तो खैर ही है, फास्फोरस उसमें याद ही क्या करना। ऑस्ट्रेलिया से आर्सेनिक हो जाएगा। ठीक है, एंटीमनी सब। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की गजब बेइज्जती है, बेचारा ग्रुप 8 में भी क्वालिफाई नहीं हो पाया इस बार, है ना। खैर, और भिखारी से बिस्मथ हो जाएगा। ओके, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ, यानी कि नेपाल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सब भिखारी हैं। तो नेपाल से नाइट्रोजन, पाकिस्तान से फास्फोरस, ऑस्ट्रेलिया से आर्सेनिक, एंटीमनी से सब। ठीक है, सब से एंटीमनी और भिखारी। क्लियर हो गया, याद रहेगा। ओके, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। अब आ जाओ यहाँ, ऑक्सीजन सल्फर सेलिरियम टेलिरियम, यानी ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड से ऑक्सीजन, स्टाइल से सल्फर, से सेलिनियम, टी से टेल्यूरियम और पो से पोलोनियम। ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल क्या है? यहाँ पे इस तरीके से ओल्ड स्टाइल है, पूरा हाथ में लिख लिए, हाथ में लिख लिए पूरा, है कि नहीं? उसको बोलते हैं क्या? अच्छा, तुम में से कितने लोगों ने, सच सच बताना, हाथ में लिखा है? मैं ये तो नहीं पूछा किस किसने चीटिंग करी है, अबे तुम्हें सबने करी है, इतना तो मुझे यकीन है सब पे। 100% ने करी है यहाँ पर, तो उस पर तुम क्लैरिफिकेशन मत देना मुझे कि मैंने नहीं करी है। किस किसने हाथ में लिखा है, हाथ में, फिर उंगलियों में, हाथ भर गया तो थोड़ा सा फुल टी शर्ट पहन के जा रहे हैं, और फिर पूरा ये जो 4 आर्म होती है उसमें लिख डाला। क्यों? क्या मतलब सर, आप अपनी स्ट्रैटेजीज रिवील कर रहे हैं? क्यों? अच्छा, मम्मी लिख कर देती थी? मम्मी भी शामिल होती थी क्या? अच्छा, नेवर सर, ये यार थोड़ा मानना मुश्किल है मेरे लिए। मैंने तो सच बताऊं बहुत लिखा है। मतलब कहीं पर्ची वर्ची तो नहीं ले गया हूँ, लेकिन जैसे कुछ ऐसा फैक्ट होता था वो याद नहीं होता था, तो फिर मजबूरी में लिखना पड़ता था यार। अब जैसे हुआ क्या ना कि जैसे जैसे कि होता ये था कि घर मेरा स्कूल से बहुत दूर था, ठीक है, स्कूल और घर। तो फिर मुझे जैसे ऐसा होता था कि जैसे मेरी वो आदत नहीं रही कि जैसे कि कहीं जा रहे हैं तो कॉपी वॉपी निकाल के पढ़ने की। तो ऐसे मैंने थोड़ा बहुत, जैसे कुछ याद नहीं हो रहा तो मैंने उस पर लिख लिया हाथ पे कि भाई इसको याद करते हुए जाएंगे, और फिर अगर याद नहीं हुआ तो फिर मैं उसको मिटाता नहीं था, याद हो गया तो फिर ईमानदारी से मिटा देता था, ये था। हाँ, अच्छा, टेबल नहीं याद हो रहा था, अच्छा। हम्म, खैर, होली के बाद बैच का ऑफ़र नहीं बोला था बेटा मैंने, कुछ तुम समझ ही नहीं पाए। मैंने बोला था तुमको मैं कूपन से भी बहुत बढ़ के दूंगा कुछ। कूपन तो तुमने बहुत छोटी चीज़ बोल दी, तो तुम कूपन की बात नहीं कर रहा, तुम अभी समझे नहीं। उस अनाउंसमेंट की बात करूँ जो कि मतलब, मैं कैसे बताऊँ तुमको, तुमको मज़े आ जाएंगे एकदम, मतलब तुम कहोगे क्या बात कर रहे हो, सही बताओ, ऐसा टाइप बोलोगे तुम। ठीक है, तो ग्रुप 17 पे आता है, मतलब इट वुड बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, खैर ग्रुप 17 पे आते हैं जिनको कि हम हेलोजेंस बोलते हैं। हेलोजेंस में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसिटाइन है। ठीक है, आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप देखिए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसिटाइन। ओके, याद कैसे रखना है? याद रखना है, फिर कल बाहर आई आरती। बाहर ही तो, खैर छोड़ो, फिर से हो जाएगा फ्लोरीन
कल से हो जाएगा क्लोरीन, बाहर से हो जाएगा ब्रोमीन, आई से हो जाएगा आयोडीन और आरती से हो जाएगा एसिटाइन। फिर कल बाहर आई आरती। कोई है अगर आरती नाम का तो दिल पे नहीं लेंगे, सिर्फ ये ट्रिक है। ओके। एंड आखिरी ग्रुप पीरियोडिक टेबल का आता है ग्रुप नंबर 18, जिसमें आती है हमारी कौन सी गैसेज आती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक, इसको कैसे याद करना है, हेमा, नेहा और करीना, जीती रहना। ठीक है, तो हेमा से हीलियम, नेहा से नियॉन, और से आर्गन, करीना से क्रिप्टॉन और जीती से जेनॉन और रहना से रेडॉन। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, हेमा, नेहा और करीना, जीती रहना। याद हो गया। ये लैंथेनाइट सीरीज है, एटॉमिक नंबर 57 से लेके 71, पीरियड नंबर 6, ग्रुप नंबर 3। एक्टिनाइट सीरीज है, ग्रुप नंबर 3 सेम ही रहेगा, 89, एटॉमिक नंबर 703, पीरियड नंबर 7। इसमें भी टोटल 15 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी टोटल 15 एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ 30 एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ला से लेके लू तक, लालू, एक्टीनियम से लेके लॉरेंशियम तक, 89 से लेके 103 तक। अब आते हैं व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप। दिस रिलेशनशिप इज प्रोमिनेंट अमंग द लाइटर एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड एंड थर्ड पीरियड्स। A diagonal relationship in the periodic table is when two elements that are diagonally adjacent and in the second and third period have similar properties. मतलब जो है अभी तुमको समझ में आएगा, रुक जाओ अभी, इसको थोड़ा होल्ड करना, पॉज करना, ठीक है। इस पे आते हैं, फिर इस पे आते हैं। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में रुझान। कैसे रुझान? रुझान ऐसे हैं कि भाई ऊपर से नीचे जाने में क्या क्या बढ़ता है, क्या क्या घटता है, लेफ्ट साइड में क्या बढ़ता है, लेफ्ट साइड में क्या घटता है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, अब इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं, ठीक है, मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैंने चार्जिंग में अपना लैपटॉप लगा दिया है। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ इसमें पैटर्न को लेके बताऊं, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि लेफ्ट या टॉप से बॉटम डाउन द ग्रुप, टॉप से बॉटम डाउन द ग्रुप अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट से राइट, अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट से राइट वो चीज़ डिक्रीज करती है। ये ध्यान में रखना। अगर मैंने तुम्हें कोई चीज़ बोल दी कि ये ऊपर से नीचे में बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली इट गोज विदाउट सेइंग कि वो लेफ्ट से राइट में घट रहा होगा। और अगर मैं बोल दूं कि ऊपर से नीचे में यानी टॉप से बॉटम में वो घट रहा है तो लेफ्ट से राइट में बढ़ रहा होगा विदाउट सेइंग। ठीक, समझ आ गई चीज़? ओके, अब एक एक कैरेक्टरिस्टिक को उठाएंगे और उसको समझेंगे, रटेंगे नहीं। मेटालिक कैरेक्टर को आते हैं, मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, किस पे आएंगे अभी? सबसे पहले मेटालिक कैरेक्टर को देखते हैं। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर को देखते हैं। अब ये देखने से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना होगा। क्या मतलब सर एक टॉपिक पे एंटर करते हो फिर उसको बीच में पॉज कर देते हो फिर आगे बढ़ जाता है? हाँ करेंगे, क्या कर लोगे तुम? ठीक है, तुमको वैसे ही चलना पड़ेगा जैसे मैं चला रहा हूँ तुमको अभी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो ये समझ लोगे तो बाकी दो ये चीज़ अच्छे समझ में आ जाएगी, ये चीज़ अच्छे समझ में आ जाएगी, तो डायगोनल वाला अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सर पहले रखना चाहिए था बेटा, मुझको मत सिखाओ तुम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है जैसे कि मैंने तुम्हें कुछ याद करने को दिया था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट, सब याद करके आए हो। तो सोडियम का बताना कितना एटॉमिक नंबर होता है, सोडियम कौन से नंबर पे आता है? जल्दी से, सोडियम जिसका सिंबल होता है Na, कितने नंबर पे आता है? ये आता है 11 नंबर पे। 11 नंबर पे, तो यानी 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं शेल में। जैसे कि के शेल है, तो के शेल पहली शेल है 2n² से हमने कैलकुलेट किया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी शेल में कितने हो सकते हैं। तो इसकी पहली शेल नंबर है तो इसमें 2 आ सकते हैं। इसकी दूसरी शेल नंबर है तो n की जगह 2 रखोगे तो पूरा करके दिखाया था 8 आ सकते हैं। n की जगह 3 रखोगे 18 आएगा, यहाँ 32 आएगा। ठीक, तो पहली शेल में भरेंगे 11 भरने, तो पहली शेल में 2 ही आ सकते हैं, 2 भर दिए। दूसरी शेल में भरेंगे 9 भरने हैं अभी, लेकिन 9 तो आ नहीं सकते, दूसरे में 8 आ सकते हैं, 8 भर दिए। तीसरी में कितने आ सकते हैं? 18 आ सकते हैं। अरे आ तो 18 सकते हैं लेकिन बचे कितने? एक ही बचा ना, तो बस हो गया। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ आई चीज़? क्यों भैया, समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो किस कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 19। किसका है बताओ जरा एटॉमिक नंबर 19?
तो अब इसका कैसे करेंगे? पहली शेल में 2 आ सकते हैं, दूसरी में 8 आ सकते हैं, तीसरे अब कितने बचे? 2 8 10। ध्यान से समझना, ध्यान सुनना। अब यहाँ पे क्या ना, यहाँ पे टिरिक है, टिरिक। तो 19 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 10 हो गए, कितने बचे? 19 बचे, सॉरी 9 बचे। 19 थे, 10 हो गए, 9 बचे। हाँ, अब तुम फंस गए बेटा। तुम क्या करोगे? तुम करोगे 9। क्यों? 18। हाँ तो दिक्कत क्या है? 9 में दिक्कत क्या है? 9 भर दिए, 18 आ सकते, 9 भर दिए। नहीं, इसमें दिक्कत, इसमें ट्रिक क्या है? नहीं बेटा सुनो तो, इतना उत्तेजित काहे हो रहे हो? 8 और 1 ये होता है। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि कुछ ऑक्टेट करके होता है। मतलब सर आगे पे आगे बढ़ाए जा रहे हो। ऑक्टेट एक्चुअल में ये रूल ये बोलता है, जो कि लुइस और कॉजल ने 1916 में, कि किसी भी वैलेंस शेल का मतलब होता है आखिरी शेल। देखिए, आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्यों? तुम लोग क्यों पढ़ रहे हो? पैसा आएगा। पैसा आएगा तो क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? इसीलिए कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं पागल तो हो नहीं कि यहाँ पे हो, नहीं तो रील ना स्क्रॉल कर रहे होते, इंस्टाग्राम में मजे ना मार रहे होते, घूम रहे होते, फिर रहे होते। यहाँ क्यों बैठे हुए हो? स्टेबिलिटी चाहिए। हर किसी को जीवन में स्टेबिलिटी चाहिए। ऐसे ही हमारे एटम्स को भी स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी इनको ऑक्टेट रूल ये बोलता है, इनको स्टेबिलिटी मिलती है जब इनकी वैलेंस शेल में आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। और तुम क्या किए दे रहे थे? भरे दे रहे थे 9 इलेक्ट्रॉन। यहाँ जब तुम भर देते 9, यहाँ तुम भर देते 9, तो आखिरी शेल यही कहलाती। तुमने तो 9 कर दी है, उसको तो चाहिए 8। हाँ तो सर जब आपने ये किया 8 और 1 तो वैलेंस शेल तो ये बन गई ना, इसमें कौन सा 8 इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल सही क्वेश्चन तुमने पूछा, बिल्कुल सही पूछा। लेकिन अब है क्या ना, कि जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा, ठीक है, अपने आप क्या होगा? यहाँ पर स्टेबिलिटी अचीव हो जाएगी। ये ऑक्टेट रूल बोलता है। क्या बोलता है? टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू prefer to have 8 electrons in the valence or outermost shell. When atoms have fewer than 8 electrons, they tend to react to achieve a stable electronic configuration. और अगर आप 9 भर दोगे, रिएक्टिविटी उनकी रहेगी ही नहीं, समझ में आई चीज़? तो इसलिए आखिरी शेल में अगर 8 से ऊपर इलेक्ट्रॉन जाता है तो हम उसको अगली शेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, अगर 8 से ऊपर जाता है तो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रुबीडियम जी। क्या है ये रुबीडियम जी हैं। अब रुबीडियम जी के पास 37 इनका एटॉमिक नंबर है, तो 37 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहली शेल में 2 आ सकते हैं, दूसरी में 8 आ सकते हैं, तीसरी में 18 आ सकते हैं मैक्सिमम। सर तीसरी में तो आपने यहाँ 8 भरे थे भैया मेरे, 18 9 बचे थे तो 9 अगर भर देते तो आखिरी शेल हो जाती। आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन या उससे कम होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन या उससे कम होने चाहिए। ये तो 8 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैंने इसलिए 8 यहाँ भरा और आगे कर दिया तो 8 से कम हो गया, ऐसे। ठीक, तो यहाँ तुमने 2 भरा, पहली शेल है के शेल, एल शेल, एम शेल में कितने आ सकते हैं? 18 आ सकते हैं, तो 18 भर दिए। बचे कितने? 8 2 10 28, कितने बचे अभी? 19 बचे, 19। अब एन शेल में 32 आ सकते हैं, तो मैंने यहाँ 32 नहीं भर दिया, आ तो सकते हैं 32, और बच्चे भरने कितने हैं? 29 भरने हैं भाई मेरे। यहाँ पर 8 2 10 और 18 28 हो गए। कितने बचे? 28 हो गए, सॉरी 9 इलेक्ट्रॉन बचे, आई एम रियली सॉरी। कितने बचे? एक सेकेंड, 8 2 10 और 28 हो गए, 37 हैं। तो कैसे भरेंगे? सिंपल, वही चीज़ है कि वैलेंस शेल में 8 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक, तो 28 हो गए, 8 2 10 28, बचे कितने? 9 इलेक्ट्रॉन्स। 9 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो कैसे भरेंगे? 8, 1। 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे एन शेल में और आखिरी शेल में चले जाएंगे, यानी एन के जो आगे आएगी उसमें चला जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर भी हमने 9 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे, यहाँ पर भी हमने 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं किए। ठीक है, क्लियर? ये ध्यान रखना है कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भर गए तो स्टेबिलिटी अचीव हो गई उसको, क्योंकि हर कोई 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है अपनी वैलेंस शेल में।
8 आ गए, बढ़िया हो गया, सब डन हो गया, ठीक है, सब बढ़िया चंगा सी। और अगर 8 से ज़्यादा, वो चलेगा ही नहीं आखिरी वाली शेल में। आखिरी शेल में अब यहाँ पे अगर मैं 9 भर देता 37 हो जाते, लेकिन आखिरी शेल यही बन जाती n वाली, और 8 से ज़्यादा आखिरी शेल में नहीं हो सकते हैं। अंदर वाली में हो सकते हैं 8 से ज़्यादा, आखिरी शेल में नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखा जाता है, आप समझ गए, डन। अब अगर आपको ये डन हो गया, ठीक, अब अगर आपको ये डन हो गया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं, तो मेटालिक रिएक्टर आपको समझ में आ जाएगा। देखो मेटल्स क्या होते हैं, जो मेटल होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वैलेंस शेल में, इनकी जो वैलेंस शेल होती है, इनकी जो वैलेंस शेल होती है, आखिरी शेल होती है, उसमें या तो 1 या 2 या 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यहीं से वैलेंसी का कॉन्सेप्ट भी निकल के आता है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ये तो डेफिनेशन हो गई, ये तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। जैसे सोडियम था 2,8,1, कितना इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में? 1। क्लोरीन 17 है 2,9,7, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके वैलेंस शेल में कितने हैं? 7। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब किसी एलिमेंट के पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 3, जैसे 2, जैसे 1, तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? लूज़ करता है। और अगर 4 से ज़्यादा होते हैं, यानी 5, 6, 7, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। समझे नहीं समझे? इसके पास 2,8,1 है, हर किसी को 8 चाहिए। अब या तो ये 7 ले सकता है तो 8 हो जाएंगे इसके एल शेल में, या फिर 1 दे दे तो वो आखिरी शेल ये वाली बन जाएगी एल शेल, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका काम हो जाएगा, स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है कि 1 इलेक्ट्रॉन देना? तो आप बोलोगे 1 इलेक्ट्रॉन देना। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे 7 है यहाँ पर वैलेंस शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए बहुत आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और काम खत्म हो जाएगा इसका काम, ठीक है। इसको एक सेकेंड, यहाँ 8 होगा, ठीक है, इसका काम हो जाएगा। अब 7 लूज़ भी कर सकता है, लेकिन 7 लूज़ करने से अच्छा है कि 1 गेन कर ले। तो जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन, वो गेन करके क्या बनाता है? पढ़ा था एनायन। जो लूज़ करता है, पॉजिटिव चार्ज लेता है, क्या बनाता है? कैटायन। पॉजिटिव चार्ज लेता है, नेगेटिव चार्ज। तो जो लूज़ करता है वो हमेशा मेटल होता है, जो गेन करता है वो हमेशा नॉन मेटल होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहीं से वैलेंसी का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। वैलेंसी क्या होती है? जितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ या गेन किया गया बाई एन एटम, उसको उसकी वैलेंसी बोलते हैं। जैसे सोडियम की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी इसकी भी 1 है, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इसने गेन किया, दोनों की 1 है। वो बात अलग है, इसकी पॉजिटिव 1 है और इसकी नेगेटिव 1 है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स को कोई लूज़ करता है या गेन करता है, उसको वैलेंसी बोला जाता है। पॉजिटिव अगर लूज़ कर रहा है तो पॉजिटिव में आएगी, और अगर गेन कर रहा है तो नेगेटिव में आएगी। कुछ ऐसे मेटल हैं हमारे ट्रांजिशन, जो डी ब्लॉक नहीं है, ये एस ब्लॉक था, ये पी ब्लॉक था, ये एस ब्लॉक था, ये पी ब्लॉक था और ये डी ब्लॉक था, आपको पता है। तो डी ब्लॉक में जो हमारे जो ट्रांजिशन मेटल आ रहे हैं, उनमें से ट्रांजिशन मेटल जैसे आयरन हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। It is the ability of certain elements, particularly transition metals, to exhibit more than one oxidation state or valency in different compound। यानी एक से ज़्यादा तरीके की वैलेंसी शो करते हैं। जैसे आयरन 2 भी करता है शो और 3 भी करता है, इसी तरह सिल्वर है, इसी तरह कॉपर है। ये क्या करते हैं? एक से ज़्यादा वैलेंसी दिखाते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा संयोजकता दिखाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जैसे कि जो सिल्वर है ये +1 भी शो करेगा, +2 भी करता है, +3 भी करता है, इट डिपेंड्स। ओके, तो ये समझ में आ गई कि मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। मेटल तभी बनेगा जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। अब यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पहला वाला ग्रुप ले लें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। लिथियम को उठाता हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। लिथियम को मैंने उठाया, और एक हीलियम का एक एक्सेप्शन है, जैसे कि पी ब्लॉक में तो आता है, लेकिन इसको हम पी ब्लॉक में मानते हैं नहीं, जैसे यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, लेकिन उस पर आएंगे, खैर रुको अभी, ठीक है। तो लिथियम जो है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा 2,1, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है,
पहले शेल में 2 आ जाएंगे, दूसरे वाली में 1। सर 8 पूरे करने होते हैं, आप तो बताए थे। हाँ हाँ, तो 8 पूरे करने होते हैं, तो इसमें 8 कैसे पूरे करेगा, 7 लेके? लेकिन आप तो बोले थे 7 लेना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ मुश्किल तो होता है, तो फिर तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा ये। तो सर 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो अभी भी तो 8 नहीं हुए, 2 ही तो हुए। बिल्कुल 2 हुए। ऑक्टेट होता है और एक डुएट होता है। एक होता है ऑक्टेट और एक होता है डुएट। डुएट क्या होता है? कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, ठीक है, जो डुएट रूल फॉलो करते हैं, जो दुक्का रूल फॉलो करते हैं, यानी जिनको 2 इलेक्ट्रॉन, जिनके अगर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनका काम चलेगा, लेकिन वो तब होगा अगर उनके पास सिर्फ 2 ही शेल हैं। जैसे हीलियम है, तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बस डुएट में ही इसकी स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, डुएट में ही इसकी स्टेबिलिटी आ जाती है। ओके सर, इसमें इस तरीके से नॉन मेटल पे अभी मैं आ रहा हूँ। ठीक है, पहले मुझे मेटल पढ़ा लेने दो। ठीक है, पहले मुझे मेटल पढ़ा लेने दो। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, 2,1 ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसके पास 2 आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं डुएट रूल, यानी एक्सेप्शन है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये डुएट रूल फॉलो करते हैं, ना कि ऑक्टेट रूल। अब आ जाते हैं सोडियम में। सोडियम का क्या होगा, 2,8,1। पोटेशियम का क्या होगा, 2,8,8,1। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर के शेल है और एल शेल है, 2 शेल है। यहाँ के शेल है, एम शेल है, एल शेल है, 3 शेल है। यहाँ के है, एम एन ओ है, यानी कि 4 शेल है। यानी कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे शेल एक एक्स्ट्रा ऐड हो रही है। ये चीज़ समझ में आई? ठीक। जब कोई एटम को हम बनाते हैं तो उसका न्यूक्लियस उसके सेंटर पे बनाते हैं, फिर उसकी शेल होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन भरे होते हैं और न्यूट्रॉन भरे होते हैं। ये एक फोर्स लगाते हैं, किस पे, हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाते हैं, जिससे कि ये उसको अंदर की ओर खींचते हैं। उस फोर्स को, उस चार्ज को बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। उस चार्ज को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ये वो फोर्स है जिससे कि ये जो न्यूक्लियस में भरा हुआ प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये चार्ज लगाता है जो अंदर की ओर, जैसे ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ये है, तो इसको अंदर की ओर खींचेगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन तो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर मान लो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो न्यूक्लियस है इनको दोनों को अंदर की ओर खींचेगा पकड़ के। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, समझ में आ गई चीज़? हाँ, एक शेल थी, फिर 2 शेल आ रही थी, फिर 3 शेल आ रही थी, फिर 4 शेल आ रही थी। तो तुम मुझे बताओ, ये न्यूक्लियस जो अंदर बैठा है किस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा जोर का फोर्स लगा पाएगा? इस केस में, क्योंकि बहुत पास में। यहाँ पे देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चला गया है, उससे बहुत दूर चला गया है, और क्योंकि बहुत दूर चला गया है तो इस पर इसका होल्ड अब उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब आप छोटे होते हो, ये छोटे वाली सिचुएशन है, आपके मम्मी पापा का आप पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है ना, आपको जगह जगह साथ में लेके जाते हैं, फिर थोड़ा कंट्रोल छूटता है, वो आपके नाना नानी मामा, ठीक है, दादा दादी के यहाँ पे ऐसा छोड़ सकते हैं। ठीक है, वो नहीं रह भी रहेंगे तो भी चलेगा। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि वो आपको कभी कभी थोड़ा सा घूमने के लिए भी बोल सकते हैं कि आप अकेले घूमने जा सकते हो। यहाँ पे क्या है कि अब तुम बेटा आज़ाद हो, अब तुम मम्मी पापा को ही कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, अब तुम पूरे सब कुछ चला रहे हो, सारी चीज़ें चला रहे हो, अब तुम बाकियों को भी चला रहे हो, ये वाली सिचुएशन है। तो यानी धीरे धीरे तुम्हारा कंट्रोल अपने मम्मी पापा से छूट रहा है। उसी तरीके से धीरे धीरे न्यूक्लियस का उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल छूट रहा है। अब अगर छूट रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भागना यहाँ पे आसान है या यहाँ पे आसान है? इलेक्ट्रॉन को भागना यहाँ आसान है। अब यहाँ बच्चा सोचे कि मैं घर छोड़ के भाग गया हूँ, पॉसिबल है नहीं, यहाँ पे पॉसिबल आराम से है। समझ रहे हैं आप? तो यानी कि मेटालिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता था, मेटालिक कैरेक्टर किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कोई एटम कितनी आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, वो उतना ही अच्छा मेटल होता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सकता है, यानी कि मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे में बढ़ेगा। तो मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे में बढ़ेगा तो मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट में घटेगा। अगर ऊपर से नीचे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे में घट रहा है तो लेफ्ट साइड में बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेटल का उल्टा नॉन मेटल होता है।
ओके, क्लियर है इतनी चीज़? ऑल राइट, ठीक है। और जैसे जब हम लेफ़्ट से राइट में जाते हैं, ठीक है, जब हम लेफ़्ट से राइट में जाते हैं, ये भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे लेफ़्ट से राइट में जाते हैं तो लेफ़्ट से राइट जैसे 2,1 है, बेरिलियम का 2,2 होगा, बोरॉन 2,3 होगा, ये 2,4 होगा, 2,5 होगा, 2,6 होगा, इस तरीके से होगा। यानी कि यहाँ शेल एक्स्ट्रा ऐड हो रही है क्या? ना, 2 ही शेल हैं, यहाँ भी 2 ही शेल हैं, 2,3, यहाँ भी 2 शेल है, यहाँ भी 2 शेल है, यहाँ भी 2 शेल है, हर जगह 2 शेल है। तो हर जगह 2 शेल हैं, तो फिर यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज का क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर भी बढ़ता है। ऊपर से नीचे में अगर आप देखोगे, देखिए लेफ्ट से राइट जब आप जाते हो तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि 2,3, अभी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन कहाँ बैठा है? सेंटर में बैठा है। वही क्या लगा रहा है? न्यूक्लियर चार्ज लगा रहा है। जितने ज़्यादा प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता जाएगा, तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज, तो ज़्यादा फोर्स लगता जाएगा। अब तुम में से कुछ शातिर लोग, जो कि बिल्कुल शातिर होना बिल्कुल आवश्यक है, ये भी तो सोचो कि जब हम ऊपर से नीचे में जा रहे थे 3 से 11, 11 से 19 से 37, तो यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ भी तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना चाहिए। आप बोल रहे थे घट रहा है, बिल्कुल एक्चुअल में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन न्यूक्लियस का कंट्रोल अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर घटने लगता है। क्यों? क्योंकि एक शील्डिंग इफेक्ट भी आ जाता है। अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा, बस ज़्यादा भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? यहाँ पे क्या 2,3, यानी एक शेल है दूसरी शेल है 2,3, इस तरीके से न्यूक्लियर लगा रहा है। यहाँ पे जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, ये देखो 4 शेल हैं इसके पास, पोटेशियम के पास 4 शेल हैं। इसको हटा दूं, पूरा पूरा हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 4 शेल हैं इसके पास, 1 2 3 4। ये न्यूक्लियस का कंट्रोल, न्यूक्लियस क्या है? इसको इधर बुला रहा है, आ इधर आ इधर आ। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, बट यू शुड ऑल्सो नो कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। हाँ, तो क्या यहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा। ये तो बुला रहा है अपने पास, लेकिन ये लोग जो इलेक्ट्रॉन हैं ये भगा रहे हैं इससे, भाग 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 यहाँ से, भाग यहाँ से। इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। जो रिपल्शन इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, बीच के इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच वाले इलेक्ट्रॉन, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, वो उसको भगा रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, भाग भाग यहाँ से। क्यों? क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। रिपल्सिव फोर्स के से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, वो घटने लगेगा। समझे बात को? कि न्यूक्लियर चार्ज यहाँ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। यहाँ भी तो बढ़ रहे हैं, 11 से 19, तो बहुत, यहाँ तो बहुत भयंकर बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या? लेकिन यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, रिपल्सन बढ़ रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है। न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है। ये थोड़े उच्च लेवल की बात थी, ठीक है। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज़ समझ में आई, मेटालिक कैरेक्टर किस तरीके से ऊपर से नीचे बढ़ता है और लेफ्ट से राइट में वो घटता है। मेटालिक कैरेक्टर समझ में आ गया। अब आते हैं किस पे, क्या देख लिया? एटॉमिक रेडियस। ये बताने की ज़रूरत है क्या? एक शेल थी, 2 शेल हैं, 3 शेल हैं, 4 शेल हैं, तो रेडियस बढ़ रहा है ना। जैसे ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, और बड़ा सर्कल, तो रेडियस बढ़ रहा है ना। तो एटॉमिक रेडियस या साइज़ ऊपर से नीचे में बढ़ता है, लेफ्ट साइड में घटता है। लेफ्ट से राइट में क्यों घटता है? सर शेल तो उतनी है ना, शेल तो उतनी है, शेल तो 2 ही थी, जैसे दूसरे वाली उसमें 2 ही थी, तो फिर घट क्यों रहा है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो वो जो है इलेक्ट्रॉन को पास बुलाएगा, यानी कि अंदर की ओर खींचेगा, तो और जितना ज़्यादा खींचेगा उतने ज़्यादा सिकुड़ेगा, वो सिकुड़ेगा तो वो छोटा होगा साइज़ उसका, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अब आ जाते हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और ये सब जो इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी है, ये सब देखते हैं। ओके, चलो। और सिंपल सी बात ये है यार, ऊपर से नीचे में जो बढ़ेगा लेफ्ट साइड में घटेगा, लेफ्ट साइड में घटेगा तो राइट से लेफ्ट में बढ़ेगा, वही सेम चीज़ें हैं, ठीक है। चलो अभी आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी पे, लेकिन चलो पहले देख लेते हैं, फिर पीछे जो चीज़ें छोड़ी थी उस पर आ जाते हैं, बाकी फिर खत्म है लेक्चर इसके बाद। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम एंड गैस स्टेट। कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एटम से? तो मुझे बताओ,
यहाँ ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, यहाँ ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। सर ऊपर से नीचे जाने में ना वो जो न्यूक्लियस का कंट्रोल है अपने वैलेंस शेल पे, वो घटता जा रहा था क्योंकि वो दूर जाता जा रहा था ना, इसलिए। तो यानी कि मैं उसको तुरंत बुलाऊँ, ए ए इधर आओ जरा, इधर आओ तुरंत, इसको मैं कुछ जैसे है ना बताशे में वो पुदीन हरा डाल के दे दूँ, तुरंत ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है। लेकिन ये इसके कंट्रोल में, ये इसके मम्मी मम्मी पापा इसके देख रहे हैं, तुरंत पकड़ लेंगे इसको। ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रॉन हटाना नीचे वाले से, यानी कि हम ये नहीं बोल सकते कि यानी कि भैया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हटाने में कम एनर्जी लगेगी, यहाँ ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे जाने में घटेगा। समझ में आई चीज़? समझ में आई चीज़ कि नहीं आई? तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है डिक्रीज होगी ऊपर से नीचे में। ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर ऊपर से नीचे में घटेगी तो लेफ्ट साइड में बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वैलेंस, हमने देखा था प्रोटॉन बढ़ रहा था, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, तो न्यूक्लियस भागने नहीं देगा उसको। कहाँ जा रहे हो? बताशे में पुदीना डाल के दिया, भागे जा रहे तुम इतनी आसानी से? इतनी आसानी से नहीं जाना है। ठीक है। ठीक है। तो अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड एंड डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। ठीक है। समूह में नीचे की ओर घटता है। ठीक है। और अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? पहले ये समझो, एक सेकंड रुको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ अ गिवन केमिकल एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अट्रैक्ट करना है इलेक्ट्रॉन्स को। अट्रैक्ट कौन करेगा? जिसको नीड होगी। कौन करता है इलेक्ट्रॉन गेन? कौन करता है? मेटल की नॉन मेटल, मेटल की नॉन मेटल, मेटल की नॉन मेटल, मेटल की नॉन मेटल, नॉन मेटल। ठीक है। मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मेटालिक करेक्टर ऊपर से नीचे में बढ़ रहा था, घट रहा था? सर बढ़ रहा था। तो नॉन मेटालिक घट रहा था, तो ऊपर से नीचे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। खत्म। ऊपर से नीचे में घटेगी और लेफ्ट से राइट में बढ़ेगी। खत्म। ओके। ओके। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल एटम। ठीक है। एक सेकेंड, इसको यहाँ से हटा लेना। ठीक है। यहाँ पर करेक्शन अभी मैं कराऊंगा। ठीक है। हीलियम की होती है हाईएस्ट, अभी मैं कराऊंगा। ओके। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? एनर्जी ये भी आप डेफिनेशन भी ध्यान रखना। सिर्फ इतना यहाँ पे याद करने से काम नहीं चलेगा कि लेफ्ट से राइट में, वो तो आसान है। इलेक्ट्रॉन तीनों चीज़ें, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीनों ही ऊपर से नीचे में घटती हैं और लेफ्ट से राइट में बढ़ती हैं। ठीक। लेकिन आपको इनकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल एटम। ये कोई एटम है, इस पर मैं कोई इलेक्ट्रॉन लेके आऊँ और इसको जोड़ दूँ यहाँ पे, तो एनर्जी निकलेगी। जितनी एनर्जी निकलती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐड करना किस में आसान होता है? मेटल्स पे कि नॉन मेटल्स पे? इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान किस पे होगा? नॉन मेटल पे। सो द एनर्जी रिलीज, तो किस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी? किस पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी? ठीक है। व्हेन द एनर्जी रिलीज एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल एटम टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ऊपर से नीचे में भी क्या होगी? घटेगी, लेफ्ट साइड में बढ़ेगी। लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पे ये हो जाता है कि जो हेलोजन फैमिली है, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन, तो कायदे से ऊपर से नीचे में अगर हम देखें तो ऊपर से नीचे में अगर हम देखें तो क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। ऊपर से नीचे में घटनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे बढ़ जाती है। यहाँ पे 17 के रूप में फ्लोरीन क्लोरीन बढ़ जाती है क्लोरीन के बिगर साइज की वजह से। तो क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की हाईएस्ट होगी। और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट पूछेगा, ठीक है, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पूछेगा, वैसे ये भी 1 2 3 ऐसे करके होती हैं, जितना हमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हीलियम की होती है। इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है।
किसका हाईएस्ट है वो ध्यान रखना है। अब यहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप बहुत आसान है आपके लिए। हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि सर जो चीज़ ऊपर से नीचे में बढ़ती है वो लेफ्ट साइड में घटती है। तो मान लेते हैं कुछ हम ऊपर से नीचे गए तो कुछ चीज़ बढ़ा, और लेफ्ट से राइट चले गए उतना ही, तो वो तो घट गया। तो मतलब ये हुआ कि मान लो यहाँ से यहाँ आए और फिर यहाँ से यहाँ चले गए, तो वो तो हमने न्यूट्रलाइज कर दिया कि ऊपर से नीचे जाने में जो चीज़ बढ़ती है वो लेफ्ट साइड में घटती है। तो हम ऊपर से नीचे गए और फिर लेफ्ट से राइट चले गए उतना ही जितना ऊपर से नीचे है। तो ऐसे तो ये और ये एलिमेंट तो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, तो वही है डायगोनल रिलेशनशिप। दिस रिलेशनशिप इज प्रोमिनेंट अमंग द लाइटर मेंबर ऑफ सेकंड और थर्ड पीरियड में आपको देखने को मिलता है, दूसरे और तीसरे जो आवर्त होता है उसमें, कि एक जैसे लिथियम है तो लिथियम में सोडियम में है तो साइज़ बढ़ गया, लेकिन सोडियम में मैग्नीशियम जाकर साइज़ घट जाएगा, तो यानी लिथियम और मैग्नीशियम का सिमिलर साइज होगा। ऐसे बेरिलियम और एल्यूमिनियम में डायगोनल रिलेशनशिप होती है, और बोरॉन और सिलिकॉन में डायगोनल यानी कि विकर्ण संबंध होता है। ये लाइटर एलिमेंट और जो दूसरे और तीसरे पेड़ के एलिमेंट होते हैं उनमें ही देखने को मिलता है। ठीक है, नीचे जाने पर उतना ज़्यादा ये हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये ग्रुप ध्यान रखेंगे, लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्यूमिनियम और बोरॉन सिलिकॉन का डायगोनल रिलेशनशिप यानी कि विकर्ण संबंध बनता है आपस में। ठीक है, इनका विकर्ण संबंध बनता है। पीछे भी कुछ तो हमने छोड़ा था तो देख लेते हैं एक बार, कुछ छूटा तो नहीं है, ये सब हो रखा है। वो नोबल गैसेस वाला छूटा था हमारा। ठीक है, तो नोबल गैसेस के हम यूजेस पढ़ लेते हैं। हेमा, नेहा और करीना जीती रहना ना, हेमा, नेहा और करीना जीती रहना। तो हीलियम को बलून्स में यूज़ करते हैं, इसकी डिस्कवरी पीट जैनसन और नॉर्मन लॉकियर जी ने करी थी। ठीक है, नियॉन लाइट बल्ब में यूज़ करते हैं, नियॉन लाइटिंग बल्ब में आपको पता है यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसकी डिस्कवरी विलियम रैमसे और मॉरिस ट्रैवर्स ने करी थी। ऑर्गन की अगर बात करेंगे तो विलियम रैमसे और रैले ने करी थी, लॉर्ड रैले ने। क्रिप्टन की बात करेंगे विलियम रैमसे और मॉरिस ट्रैवर्स ने करी थी। जेनॉन विलियम रैमसे और मॉरिस ट्रैवर्स। एंड रेडॉन की फ्रेडरिक एंस्टन डॉन ने, यानी विलियम रैमसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे नियॉन से लेकर जेनॉन में। सबसे पहली वाली और सबसे आखिरी वाली में बस विलियम रैमसे नहीं है, और सब में विलियम रैमसे आपको देखने को मिलेंगे। आर्गन का यूज़ करते हैं डबल पेन विंडो ग्लासेस में। डबल पेन या ट्रिपल पेन जो विंडो ग्लासेस होते हैं, अब इंडिया में तो उतना नहीं, लेकिन हाँ जैसे जो ठंडे इलाके होते हैं जैसे कनाडा वगैरह, यूएस वगैरह, तो वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं डबल पेन ट्रिपल पेन विंडो ग्लासेस, सो दैट की इंसुलेशन के तौर पे बिहेव करते हैं। यहाँ पर ऑर्गन भरी जाती है, वो क्या है कि हीट को पास ऑन नहीं होने देता है। ठीक है, हीट का प्रॉपर इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, तो घर की जो हीट है अंदर की वो बाहर नहीं जा पाती है, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है विंडोज़ के थ्रू। ठीक है, वॉल्स तो इतनी मोटी होती हैं लेकिन विंडोज़ के थ्रू जाने के चांसेस रहते हैं, तो डबल पेन विंडो ग्लास में यूज़ किया था और उसमें बीच में ऑर्गन भर दी थी। न्यूक्लियर फ्यूजन जो परमाणु विखंडन पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था, उसमें ये क्रिप्टन निकलती है। जैसे न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवाते हैं 92U235 में, तो यहाँ पर क्रिप्टॉन बनता है, क्रिप्टॉन और बेरियम यहाँ पर निकलता है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर 36 होता है और मास 89। ओके, अच्छा, मैंने आपको एटॉमिक मास अभी लिखना नहीं बताया था ना, क्यों? एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं तो वो भी अभी बता देते हैं। ठीक है, फिर इस पे आते हैं स्पीडी पे। चलो पहले इसके बारे में बता देते हैं आपको कि ये क्या होता है। इस पे क्वेश्चन बहुत ही रेयरली, जैसे कि जब अभी आपका टीसीएस लेता था जब तक, तब तक तो इक्का दुक्का क्वेश्चन बन जाते थे, और ये थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चन होते हैं। आपको 8th 9th की केमिस्ट्री बुक्स में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि पढ़ रहे हैं स्क्रैच से तो फिर सारा कुछ ही पढ़ लेते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हमारी के शेल है, एल शेल है, एम है, एन है, ओ है, इस तरीके से उसमें सब शेल होती हैं, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। जैसे जो के शेल होती है ना, के शेल जो होती है, के शेल, उसमें एस सब शेल होती है, एल में होती है एस और पी, एम में होती है एस पी डी, और एन में होती है एस पी डी और एफ। ठीक है, इस तरीके से सब शेल पाई जाती हैं। पहले शेल में सिर्फ एक सब शेल, दूसरे शेल में यानी एल में 2 सब शेल, तीसरे में 3, चौथे में 4। ठीक, क्लियर? ओके। अब यहाँ पे कुछ क्वांटम नंबर होते हैं। क्वांटम नंबर का मतलब है इट इज़ अ काइंड ऑफ एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इट इज़ लाइक कि भाई मैं बोल दूँ कि कहाँ रहते हो, इंडिया में रहते हैं, नहीं इंडिया में तो किस स्टेट में, यूपी में पार्सल यूपी में भिजवा देना। अरे यूपी मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट मतलब कानपुर, डिस्ट्रिक्ट मतलब कानपुर में। अरे कानपुर में मतलब कहाँ पे, कानपुर में कुछ तो होगा, कुछ लैंडमार्क वहाँ पे। तो हमें डीप में घुसना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बस हमने बोला यूपी में तो बहुत सारे घर हैं, कानपुर में तो बहुत सारे घर हैं, एक स्पेसिफिक एड्रेस बताना पड़ेगा ना आपको।
तभी तो आपके एकदम घर तक। और फिर कानपुर, उसमें भी कानपुर में भी कहाँ पर स्पेसिफिक आपको लोकेशन 2-3 बतानी पड़ेंगी, तब जाके आपके घर पे एग्जैक्ट एड्रेस डिलीवर होगा, आपके बारे में कोई आपके पास पहुंच पाएगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, पहले तो उसे में उसका एन नंबर बेसिक है कि वो किस स्टेट से है, किस डिस्ट्रिक्ट से है, किस छोटे से टाउन से है, एंड देन वहाँ पर कुछ क्या लैंडमार्क है, इस तरीके से। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है, ये जो n होता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l को बोलते हैं एजिमिथल या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या फिर एजिमिथल क्वांटम नंबर। आप में से जितने लोगों ने भी JEE की प्रिपरेशन करी होगी अपने 11th 12th या फिर उसके बाद में, तो सबको पता होगा, ये रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे आप, है ना, वो भूले हुए दिन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और ये आपका स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको MS करके या फिर S करके सिंपली दिखाते हैं। ठीक, अब इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 ऐसे करके। कैसे? जैसे यहाँ पे है तो ये 1s होगा, यहाँ पे है तो ये 2s होगा, ये 2p होगा, यहाँ पे 3s होगा, 3p होगा, 3d होगा। तीसरी, ये क्या दिखा रहा है? ये शेल दिखा रहा है कि भाई किस शेल में हूँ मैं। इलेक्ट्रॉन बोल बताएगा मैं किस शेल में हूँ। ठीक, उसके बाद और घुसना है अंदर तो उसका एज़ोमिथल क्वांटम नंबर, उसका क्या निकालना पड़ेगा? उसका निकालना पड़ेगा एज़ोमिथल क्वांटम नंबर, जिसको कि L से डिनोट करते हैं। ध्यान रखना, एंगुलर मोमेंटम या फिर एज़ोमिथल भी बोल देते हैं इसको। इसकी जो वैल्यू है n-1 होती है। मतलब इसका ये है कि जैसे ये आपका जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल S है, ठीक है, तो इसके लिए इसकी वैल्यू होती है, आप L-1 करोगे 0, क्या वैल्यू निकल के आएगी? 0 वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, 0 से लेके n-1 तक इसकी वैल्यू होती है, ध्यान रखना है आपको। S के लिए इसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, P के लिए इसकी वैल्यू होती है क्या? P के लिए इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, D के लिए इसकी वैल्यू होती है 2। F के लिए इसकी वैल्यू होती है कितनी? 3। S P D F, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, इनके शेप भी ध्यान रखना है। जो S वाला होता है आपका, इस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है। ठीक है, स्फेरिकल शेप होता है इसका। P ऑर्बिटल की अगर बात करेंगे तो इसका डंबल शेप होता है। ठीक है, D की अगर बात करेंगे तो डबल डंबल होता है। दो डंबल दिख रहे हैं तुमको यहाँ पे, डबल डंबल। और F का बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, पूछेगा भी नहीं, कॉम्प्लेक्स टाइप होता है इसका, अजीबो गरीब होता है। S से स्फेरिकल, P का डंबल, D का डबल डंबल। L की वैल्यू S के लिए 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है, F के लिए 3 होती है। S की वैल्यू फिक्स्ड होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है, याद रहेगा। ठीक, क्लियर, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है, चलो, ये L की वैल्यूज़ हैं, ये L की। M की वैल्यू यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू L पे डिपेंड करती है। L पे कैसे? अगर L की वैल्यू 2 है तो -2 से लेके +2 तक M की वैल्यू हो सकती है। यानी कि इसकी M की वैल्यू -L से लेकर +L तक पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। यानी कि अगर L की वैल्यू निकल आई, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया ये 4p है, अब बताओ इसके क्वांटम नंबर, इसके बताओ क्वांटम नंबर। तो भैया इसका n का वैल्यू 4 है, L का वैल्यू क्योंकि p ऑर्बिटल है तो 1 होती है, तो n का वैल्यू 4 हो जाएगा, p का वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब L का वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि p के लिए L की वैल्यू 1 होती है। m की वैल्यू क्या होगी? -L से लेके +L तक, यानी -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है। और जो S की वैल्यू होती है वो सिर्फ 2 ही पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, तो +1 होगा, 1/2 होगा या -1/2 होगा। अब किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है उतना हमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आपसे अगर जाएगा डेप्थ में इसमें तो सिर्फ N L या मैक्सिमम M तक ही जाएगा। ठीक है, तो N की वैल्यू जो भी उस सब ऑर्बिटल के आगे जो भी नंबर लिखा है वो N की वैल्यू हो जाएगी। L की वैल्यू फिक्स्ड होती है, S के लिए 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है, F के लिए 3 होती है, तो वो निकल आएगा। M की वैल्यू -L से लेके +L तक होगी, और S स्पिन जो क्वांटम होता है वो +1/2 या -1/2 होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये थी आपकी सारी चीज़ें। ओके, चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिया हमने, ऑक्टेट रूल भी देख लिया, और कुछ तो मैंने अभी बताया था। क्या बताना था आपको? मैं एकदम से भूल गया हूँ। क्या बताना था आपको? जो मैंने बोला था कि पहले ये देख लेते हैं फिर उस पर आते हैं, क्यों? चलिए, बाकी तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पिछले लेक्चर में देख लिया था, आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। पिछले लेक्चर में डिटेल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको।
एटॉमिक, हाँ ये बताना था, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार। देखिए अगर वो चीज़ आपको हैवी लग रही है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, अगर आपको एकदम हैवी लग रही है तो, क्योंकि उसके हम डिटेल में एकदम डेप्थ में नहीं जा सकते हैं। कारण उसका ये है क्योंकि पहली बात तो इस टॉपिक से क्वेश्चन ही अभी उतने नहीं आ रहे हैं, ना के बराबर, और उसमें भी हम डेप्थ में घुस रहे हैं तो उतना नीडेड है नहीं, ठीक है। अगर वैसे चाहिए तो मैं इस टॉपिक को अलग से करवा दूंगा, लेकिन इन जनरल तो मैं यहाँ पे डेप्थ में जितना नीडेड है उतना ही घुस सकता हूँ, ठीक है। फालतू में डेप्थ में जाने का यहाँ कोई मतलब है नहीं। एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं किसी एलिमेंट का? बहुत सिंपल है। कैसे? जितने उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर प्रोटॉन्स हैं, जो भी है उसका एटॉमिक नंबर है, अगर वो इवन नंबर का है डबल कर दो उसको, और अगर ऑड है तो डबल में एक जोड़ दो। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम का 11 होता है, ऑड है कि इवन है? सर ऑड है, तो डबल करके एक जोड़ दो, 11 दूनी 22 और एक 23 हो जाएगा, ठीक है। और 11 बज भी चुके हैं, 11 बचे 11, राइट। कोई भी आप एलिमेंट ले लो, उसका एटॉमिक नंबर इवन है तो डबल हो जाएगा उसमें नंबर ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। और अगर उसमें ऑड है तो उसका एटॉमिक मास कैसा हो जाएगा? डबल से +1। कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। हाइड्रोजन, ये ऑड नंबर है 1, 2Z+1 होना चाहिए, लेकिन 2Z-1 इसका मास निकल के आ रहा है। बेरिलियम का 4 है एटॉमिक नंबर, तो 4 इवन नंबर है, ट्वाइस होना चाहिए, नहीं 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ट्वाइस का +1 है जो ऑड के लिए हम फॉलो करते हैं। नाइट्रोजन का 7 होना चाहिए, 7 है तो 7 यानी 2x+1 होना चाहिए, यानी कि 15 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2x है। ऑर्गन का 18 है और सॉरी इवन नंबर है तो 2x होना चाहिए 36, लेकिन 2x+4 है। तो ये एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सेप्शंस ध्यान में रखेंगे। बाकी हर जगह जो मैंने ऊपर आपको ट्रिक बताई है वो लागू होगी, ये ट्रिक लागू होगी हर जगह आपकी, बस एक अपवाद ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है, ये अपवाद ध्यान में रखिएगा। डर किस बात का लग रहा है दीपक जी? ठीक है, क्लियर है, ओके। वैलेंसी वही मैंने बता दिया, अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस वो क्या करेगा, उतने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो उतनी ही वैलेंसी भी हो जाएगी उसकी। अगर उसके पास दो, जैसे मैग्नीशियम है 2,8,2, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 2 वैलेंसी हो जाएगी। यानी कि अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उतनी उसकी वैलेंसी हो जाएगी, और अगर उससे ज़्यादा है 5 6 7 8 तो 8 में से माइनस कर दो उतने को। जैसे कि 5 है किसी के पास तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान रहेगा ज़्यादा देन कि 5 को लूज़ करना, तो इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, इनकी वैलेंसी 1, इनकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। कैसे? फिर से समझो, ये जितने एलिमेंट हैं ग्रुप 1 के, इन सब के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1, 2,1, 2,8,1, 2,8,8,1, सब 1 1 1 1 1 1, सब में 1 होगा, यानी सबकी वैलेंसी 1। इनमें 2,2, 2,8,2, 2,8,8,2, तो सब में 2 होंगे, यानी सबकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। ऐसे ही इन सब में, जैसे ये है 16 वाले 2,6, 2,8,6, 6 6 6 6 सब में देखने को मिलेगा, तो 6 है तो 8 - 6 कर दो, यानी कि सिंपल सा मतलब ये है कि भाई 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लेने पड़ेंगे ना, 8 कंप्लीट, 8 होगा तभी स्टेबिलिटी आएगी। 8 करना है सबको, 8 है बस, इनको हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम को छोड़ के, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 वैलेंसी हो जाएगी, वो बात अलग है, -2 होगी, इनकी +2 होगी। इनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, 2,7, 2,8,7 है, इनको, इनके पास कंप्लीट 8 है, 8 कंप्लीट है इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनकी वैलेंसी 0 होती है, ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता है ना तो देने की आवश्यकता है। ये चीज़ आपको याद रखने की आवश्यकता है बस, ठीक है, क्लियर है? ठीक है। पी ब्लॉक में बस देख लेना, पी ब्लॉक में एक हीलियम एक्सेप्शन होता है, हीलियम पी ब्लॉक में इसको हम नहीं रखते हैं, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। हीलियम आप अगर यहाँ पे देखोगे तो हीलियम बेचारा यहाँ पे है, लेकिन इसका जो वैलेंस शेल है जहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन घुसता है वो s ऑर्बिटल में घुसता है, इसलिए इसको हम पी ब्लॉक में है तो, लेकिन इसको प्योर पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं कंसिडर किया जाता है, हीलियम एक्सेप्शन माना जाता है। बाकी हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जो हमने 1s, ये आपको पूरा यहाँ पर दिखाया गया किस तरीके से होता है, बाकी तो मैंने आपको बता दिया है। फिर यहाँ पर
किस तरीके से केमिकल फार्मूला लिखते हैं वैलेंसी का यूज़ करके, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जो लिखा हुआ उसको मत देखना, यहाँ पे देखो AlCl3 है, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी से। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी से, कितना होता है? तो कितना होता है? 13 होता है। 2,8,3 हो जाएगा। 2,8,3 यानी कि इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्यों, क्लोरीन का 17 होता है ना, तो 2,8,7 तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक वैलेंसी हो गई। जो भी वैलेंसी है इनके नीचे लिख दो और इनको क्रॉस वो इंटर क्रॉस कर दो, फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। Al के पास 1 जाएगा, Cl के पास 3 जाएगा। 1 को हम लिखते नहीं हैं, अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं हो तो 1 है, तो AlCl3। सवाल कैसे बनता है? सवाल ऐसे बनता है कि मान लो कि एक बोलेगा तुमसे कि एक मेटल है X, एक मेटल है X जो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। एक मेटल है जो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है X, और एक नॉन मेटल है Y जो कि हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। तो बताओ इनका फॉर्मूला क्या होगा, कैसे लिखेंगे, क्या फॉर्मूला होगा? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक मेटल है X जो कि एल्कलाइन अर्थ मेटल है, और एक Y एक नॉन मेटल है जो कि हेलोजन ग्रुप से बिलोंग करता है। अब इनका फॉर्मूला बताओ मुझे। तो अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल है मतलब ग्रुप टू वालों के पास सबके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, यानी वैलेंसी 2, पॉजिटिव नेगेटिव भी भूल जाओ। हेलोजन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंसी 1 हो जाएगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 है, तो 1 चाहिए, तो वैलेंसी 1। इंटरचेंज कर दो तो XY2 फॉर्मूला हो जाएगा उसका। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। जैसे कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, इंटरचेंज कर दो CCl4 आ जाएगा। तो इस तरीके से केमिकल वो रखते हैं। डुएट रूल मैंने आपको बता चुका हूँ कि K शेल का काम 2 इलेक्ट्रॉन में ही हो जाता है। तो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, इनको स्टेबिलिटी अपनी 2 इलेक्ट्रॉन से ही मिल जाती है। एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में हो चुका है, परमाणुता, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ सिंगल मॉलिक्यूल, उसको एटॉमिसिटी बोलते हैं। ये पिछले लेक्चर में पूरा बता चुका हूँ मैं आपको। जैसे नियॉन है, तो जितनी भी हेमा, नेहा और करीना, जीती, रैना, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इनको कोई और एटम की ज़रूरत नहीं होती है मॉलिक्यूल बनाने के लिए। यानी ये सब की सब मोनो एटॉमिक होती हैं, यानी वैलेंसी इनकी 0 और मोनो एटॉमिक होती हैं ये, ठीक है। HCl है, तो HCl में 2 एटम चाहिए थे, एक हाइड्रोजन का एटम चाहिए हुआ और एक क्लोरीन का एटम चाहिए हुआ। तो ये क्या हो गया? डाई एटॉमिक, क्योंकि 2 एटम की नीड पड़ी यहाँ पर, 2 एटम। जैसे ट्राई एटॉमिक, वाटर हो गया, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन हो गया O, और ये हो गया H और ये O, सॉरी H और H, तो यहाँ पर 3 एटम की ज़रूरत पड़ी, तो ट्राई एटॉमिक हो गया, ठीक है। पॉली एटॉमिक यानी कि 7 से ज़्यादा होता है तो पॉली एटॉमिक। जैसे ये सल्फर है S8, क्राउन शेप में है ना, ताज की शेप में है कि नहीं, क्राउन शेप में ये S8, तो ये ऑक्टा एटॉमिक हो गया, 8 एटम की इसको नीड पड़ी, तो पॉली एटॉमिक है ये पिछले लेक्चर में सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं आपको, एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्लियर है? आई नो आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा था, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, बोला था कि अगला लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। सर आपके पापा सर, हाँ वो बड़े में बुलाते थे, छोटे में अलग। तो क्लास 11-12 में के तो नहीं समझ आई थिंक, बट आप अच्छे से समझ आओगे, ओके। एक क्वेश्चन है, एस्टेटाइन कहीं कहीं पे मेटलॉइड कंसिडर किया जाता है, कहीं कहीं पे नॉन मेटल कंसिडर किया जाता है, ठीक है।
थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है एसिटाइन का, कहीं कहीं पे नॉन मेटल तो कहीं कहीं पे मेटलॉइड इसको कंसिडर किया जाता है। वैसे आता है हेलोजन फैमिली में, तो थोड़ा सा नॉन मेटल की साइड में ही हम रखते हैं इसको। ठीक है, चलिए भाई, जिसको भी रिकॉर्डिंग चाहिए बैच की, क्विजेस चाहिए एंड नोट्स, डिजिटल नोट्स चाहिए, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप एक्सेस, तो आप यहाँ से 4.0 बैच में एनरोल करके ले सकते हैं। ये आपका जी इंग्लिश का 2.0 बैच है एंड ये आपका कॉम्बो है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, अभी क्वेश्चंस लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करिए पहला, कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में लगा लेंगे कुछ कुछ, क्योंकि अब आगे छोटे छोटे ही लेक्चर होंगे, ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं होंगे। यही सबसे बड़ा लेक्चर था आपका केमिस्ट्री में। ठीक है सर, आज पहला क्वेश्चन चेक कीजिए। अच्छा, एक सेकेंड। सर इसके बाद लगभग होंगे मेरे हिसाब से, कितने होंगे, 2 हो गए ना, 3, 10 से 5 और होंगे। ठीक है, 5। क्या चेक कर रहे हैं इसमें, क्या चेक करना है, जल्दी से बताओ, जल्दी 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 जल्दी। तीसरे वाले में तो डाउट नहीं है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, एटम का नहीं, इलेक्ट्रॉन का होता है। एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, याद है आपको डाल्टन जी। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी आपको यहाँ पे रिकॉल होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। नोबल गैसेस दे आर पी ब्लॉक एलिमेंट, तो बिल्कुल नोबल गैसेस क्या है, नोबल गैसेस आपकी जो 18th ग्रुप पी ब्लॉक में आती हैं। दे आर हाईली एक्टिव, नो दे आर नॉन एक्टिव, दो नॉन रिएक्टिव, क्योंकि उनको स्टेबिलिटी हो चुकी है, वो क्यों रिएक्ट करेंगी, रिटायरमेंट लाइफ अपनी जी रही हैं। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही होगा, तो मतलब कि ये वाला तो गलत हो जाएगा आपका। दे हैव कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यस कम्प्लीटली फिल्ड है उनकी, सब कुछ ज़िंदगी सेटल्ड है। वॉज नॉट गिवन बाई डॉबरनैर, इनमें से कौन सा डॉबरनैर के द्वारा नहीं दिया गया था। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एस्टाइन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कौन सा नहीं दिया गया था। तो दिस इज दिस। ठीक है, ये डॉबरनैर के लॉ ऑफ ट्रायड में नहीं था। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट यार कर चुके हैं इस इलेक्ट्रॉनिक वाला कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स, वही आपकी वेरिएबल वैलेंसी, किसकी थी वेरिएबल वैलेंसी, ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल मतलब जो हमारे मेटल थे जैसे आयरन वगैरह। ठीक है, यहाँ पर मैं एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एक चीज़, कि जैसे हमने कुछ वो तो पढ़ लिए थे, जैसे फॉर एग्जांपल लॉरेंशियम 103 था, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 101 देखा था, मेंडेलीव, है ना, दिमित्री मेंडेलीव जी के नाम पे रखा गया 101 का। इसी तरीके 106 का सी बॉर्जियम के नाम पे रखा गया। इसी तरीके से जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं उनका भी आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। इसी तरीके से आपको बोरियम एक होता है, बोरियम, ये नील्स बोर के नाम पे पड़ा है 107, ये सी बॉर्ज साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है 107। इसी तरीके से जो आपके कुछ मेटल्स हैं इंपॉर्टेंट वाले, जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, मरकरी हो गया, प्लैटिनम हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, जिंक हो गया, इनके भी पता होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपको मतलब एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर और थोड़ा सा ग्रुप और पीरियड भी पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है। ये जो है ना आपके ये वाले, ठीक है, ये जो आपका पूरा ये ब्लॉक है, इनका पूछ लेता है आपसे ये। तो प्लीज़ इस ब्लॉक का ना याद रखिएगा आप, कि कौन सा ग्रुप और कौन सा पीरियड है, जनरली इस पर क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और बाकी इंपॉर्टेंट वाले तो हमने देख ही लिए थे, जैसे कि आपका रदरफोर्डियम 104 नंबर पे, सी बॉर्जियम 106, बोरियम 107 और आपका मेंडेलिवियम 101 नंबर पे। ठीक है, खैर तो आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, अच्छा, रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट ध्यान रखना, टोटल कितने होते हैं, 17 होते हैं, जिसमें कि 15 तो लैंथेनाइड होते हैं। कहाँ गए लैंथेनाइड लोग, ये हैं आपके लैंथेनाइड। ठीक है, ये 15 लैंथेनाइड होते हैं। ठीक है, रेयर अर्थ की अगर बात करूँगा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तो 15 लैंथेनाइट्स हो जाएंगे, 17 होते हैं टोटल। ठीक है, तो लैंथेनाइट्स टोटल 15
प्लस स्कैंडियम एंड प्लस यट्टेरियम। 17 रेयर अर्थ एलिमेंट, टोटल 17। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है क्या है, सम रेयर अर्थ एलिमेंट आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर। ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, या तो इनको हम बाद में लगा लेंगे, ठीक है, या लगा लें अभी, नहीं तो तुम लोग बोलोगे इतना टफ आज का लेक्चर, इतना टफ लेक्चर। वैसे सब लगा लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पहले तुम आज ये लगा लो MTS वगैरह SSC रेलवे के। तो एका सिलिकॉन, दिमित्री मेंडलीव ने जो प्रेडिक्ट किया था वो क्या है आपका, एका सिलिकॉन। तो एका सिलिकॉन क्या है, जर्मेनियम है, ये एका एल्यूमिनियम है ना। चलो देन आते हैं, दिमित्री मेंडलीव वॉज अनेबल टू असाइन द करेक्ट पोजीशन टू विच एलिमेंट। किसको नहीं असाइन कर पाए थे एक फिक्स पोजीशन, दर बदर कौन भटक रहा था, हाइड्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इज़ द यूज़ ऑफ क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का यूज़ ये अभी मैं पढ़ाऊँगा आपको किस चैप्टर में, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में। ठीक है, कि इसको एज अ डिसइंफेक्टेंट यानी कीटाणुनाशक के तौर पे यूज़ करते हैं। आपने आई होप देखा भी होगा, जो पानी की टंकियाँ वगैरह होती हैं उसमें क्लोरीन डाला जाता है डिसइंफेक्टेंट के लिए, है ना, सो दैट कि कुछ अगर हार्मफुल केमिकल्स हैं वो मर जाएँ, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ मर्करी, मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्कली मेटल, SSC MTS 2025। एल्कली मेटल कौन सा है, तो हेलिना कब्र से फरार, हेलिना कब्र से फरार, है ना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो मैंगनीज नहीं है आपका। एक सेकेंड पूछ रहा है एग्जाम्पल कौन सा, एग्जाम्पल कौन सा, तो पोटेशियम आ जाएगा। ओके, मेंडलीव, इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एलिमेंट वर अरेंज्ड कंसिडरिंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलरिटी ऑफ कलर, मेल्टिंग पॉइंट या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो किस ऑर्डर में अरेंज किया गया था, सिमिलरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, और इन लोगों की एटॉमिक मास पे बेस्ड थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे। लेकिन बाद में मॉजले आए थे, हेनरी मॉजले, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, मास नहीं, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है प्रॉपर्टी, इसलिए इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे होना चाहिए। द सिंबल ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, और सबसे पहले सिंबल दिया किसने था एलिमेंट्स का, जरा बताइए। हु गिव द सिंबल, और सबसे पहले यूज़ किसने किया था। तो द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इट रिप्रेजेंट्स वन एटम ऑफ द एलिमेंट ओनली। ठीक है, एक सेकेंड, द फुल नेम ऑफ द एलिमेंट, नो, द वन मोल ऑफ द एलिमेंट नंबर, नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पे। ठीक है, और सिंबल बर्जीलियस ने, ठीक है, और यूज़ किसने किया सबसे पहले, डाल्टन ने। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शोज +2 वैलेंसी। +2 वैलेंसी किसकी होगी, +2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लोगों की होगी। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल लोगों की वैलेंसी होगी +2। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, लिथियम नहीं होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, तो बेटा बेरिलियम था। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग दीज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी बताओ भैया, रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, कैसे निकालोगे। तो एल्यूमिनियम है, कैल्शियम, पोटेशियम, यहाँ पे आओ, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, एल्यूमिनियम ये हो गया आपका, ये कैल्शियम हो गया, हो ये पोटेशियम हो गया। आपने मतलब देख तो लिया, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, वहीं पे आते हैं। 13 नंबर पे ये है, पीरियड कौन सा है, 3rd है, इन लोगों का पीरियड 4th है। ठीक है, ग्रुप 1 and 2 है। ठीक, ये चीज़ तो समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पता है कौन होगा यहाँ पर, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा ये। रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ती है, लेफ्ट से राइट में घटती है। तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम की, देन कैल्शियम की। ठीक है, और कम होगी यहाँ पर एल्यूमिनियम की। आई नो कि एल्यूमिनियम से नीचे पोटेशियम, लेकिन कितना ज़्यादा वो लेफ्ट से राइट में है। ठीक है, तो पोटेशियम, एक सेकेंड, पोटेशियम की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी, देन कैल्शियम की एंड देन एल्यूमिनियम की। ध्यान रखिएगा, रिएक्टिविटी जो होती है वो ऊपर से नीचे में इंक्रीज़ होती है। क्यों, क्योंकि वही है सिंपल न्यूक्लियर चार्ज वाला खेल, कि जितना ज़्यादा दूर इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ही आसानी से वो किसी से रिएक्ट कर सकता है, उतनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, उतनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। ठीक है, प्रिडिक्ट द एलिमेंट करेस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिए हुए आपको, एलिमेंट प्रिडिक्ट करना है। 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, कौन हो सकता है, पोटेशियम। देखते हैं, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 40 होता है, कितना होता है। अब यहाँ पे हमने देखे थे आइसोबार। ठीक है, आइसोबार कुछ याद आ रहा है आपको,
तो 19 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, 19 एटॉमिक नंबर, और 40 भी में भी होता है, और 39 वैसे तो होगा इस, ओहो सॉरी 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 सॉरी, ठीक है 39 होगा यहाँ पे आपका, ठीक है 39 पॉइंट समथिंग होता है, तो हम 39 कंसिडर करेंगे। अब आप देखो यहाँ पे, अब सिंपल वो 39 तुम हटा ही दो, 19 इलेक्ट्रॉन और 19 प्रोटॉन हो जाएंगे, गलत हो जाएगा तो। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन होंगे, बिल्कुल 20 प्रोटॉन और 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल। कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 40। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास में से एटॉमिक नंबर घटा के, तो 40 में 20 घटाएंगे तो 20 न्यूट्रॉन आ जाएंगे, बिल्कुल सही है, ये तो कैल्शियम ही होगा। 9 प्रोटॉन यानी 9 एटॉमिक नंबर 9 होना चाहिए। पोटेशियम का 19 होता है, 9 नहीं होता है, ठीक है पोटेशियम का 9 नहीं होता है, या फिर क्या गलत तो नहीं लिखा है यहाँ पर, ऐसा तो नहीं 19 होना चाहिए यहाँ पर, क्यों, क्योंकि 9 तो फ्लोरीन का होता है, 9 तो फ्लोरीन का होता है, 19 करो यहाँ पे, 19 होगा यहाँ पे, ठीक है मिसप्रिंट है, ओके। तो 19 यहाँ पर होते हैं आपके नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और 39 होता है एटॉमिक मास, तो घटाओगे तो 20 न्यूट्रॉन आ जाएंगे, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा, ठीक है बी ही आंसर होगा, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 12 हो जाएंगे, पोटेशियम का होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 19 होगा, 9 नहीं होगा, वो मिसप्रिंट है वहाँ पे। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इन H2O, वैलेंसी कितनी होती है, तो एक्चुअल में होता ये है कि ऑक्सीजन 16th ग्रुप से आता है, तो 16th ग्रुप में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंशियल में, इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बना रखा है, पानी की अगर बात करेंगे तो, ठीक है एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर रखा है एक हाइड्रोजन से, और एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से शेयर कर रखा है, नहीं कितने, दो ले रखे हैं, तो 2 वैलेंसी हो जाएगी। विच एलिमेंट हैज़ मास नंबर 27 एंड 14 न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट, मास नंबर 27 और 14 न्यूट्रॉन है भाई, इसमें तो मास नंबर 23 होता है, इसका कितना होता है क्लोरीन का, बताओ जल्दी से, एल्यूमिनियम का 35.5 हो जाएगा, कैसे 17Cl35 और 17Cl37, दोनों किस रेशियो में थे, दोनों थे आपके 3:1 के रेशियो में, तो 35.5 निकल के आया था वो, तो यहाँ पर 27 है, तो गलत हो जाएगा। एल्यूमिनियम का 13 होता है, और 13 क्या है आपका, ऑड है, ऑड में इंटू 2 + 1 करते हैं तो 27 आ जाएगा, तो बिल्कुल सही है, ठीक है 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 27 आपका मास नंबर है एल्यूमिनियम का, तो 27 में 13 घटाओगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज़ दी IUPAC नहीं पढ़े अभी, एलिमेंट और उसकी वैलेंसी, चलो 40 तक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपकी 40 के बाद छुट्टी, ठीक है, उसके बाद आगे धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ओके चलो। तो एलिमेंट और वैलेंसी, तो एलिमेंट नाइट्रोजन की अगर बात करेंगे तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 3 की, तो 3 ले लेगा। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे तो 1 वैलेंसी हो जाएगी इसकी। सल्फर की 6 वैलेंसी नहीं होगी, 2 वैलेंसी होगी, क्योंकि 2 लेगा ही है, कितने लेगा, 2 लेगा ये, ठीक है 6 नहीं लेगा, क्योंकि 6 तो इसके पास वैलेंस शेल में पड़े हुए हैं। ये आपका किस फैमिली से बिलोंग करता है, चाल्कोजन फैमिली से। ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए, ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसको 2 चाहिए, तो -2, उसकी भी -2 होगी, ठीक है। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट एंड द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम एंड सल्फेट आयन, ओके हमें वैलेंसी मैच करने का वही नहीं, यहाँ पर पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा। DDA के MTS एग्जाम पूछा गया। वैसे अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला है पर सिंपल NH4 का देखो सिंपल सी बात ये है, ठीक है, कि ये दो तो हो ही नहीं सकते हैं, क्यों, खुद सोचो, ये अमोनियम आयन है, ठीक है NH4, ठीक, ये क्या है, इसकी वैलेंसी है 1 हो गया। सल्फेट है SO4, ये NH4 + SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, इसका कितना वैलेंसी है -1। अगर ये हम क्रॉस करेंगे वैलेंसी से फॉर्मूला लिखेंगे तो NH4 SO4 आएगा, जो कि होगा नहीं, ठीक है, फॉर्मूला होगा इसका NH4 का होल ट्वाइस, ठीक है, क्योंकि होता है ये कुछ इस तरीके से, NH4 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ही लेता है, SO4 2 नेगेटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसकी वैलेंसी 1 और इसकी वैलेंसी 2, तो NH4 का होल ट्वाइस SO4, ऑप्शन नंबर
बी यहाँ पे सही आंसर होगा। Dubnium, an artificially produced radioactive trans-uranium element with atomic number 105, is present in which group of the periodic table? Dubnium 105 नंबर पे है ये। किस पीरियड में है ये पूछ रहा है आपसे, डबनियम। तो ये ग्रुप नंबर 5 में आएगा, ठीक है, 105वें नंबर का ये, ठीक है, 5वें नंबर पे आ रहा है आपका डबनियम। ओके, सीबॉर्जियम के बगल में, सीबॉर्जियम और रदरफोर्डियम के बीच में, रदरफोर्डियम और सीबॉर्जियम के बीच में एकदम पड़ा हुआ है। विच एलिमेंट वॉज आइसोलेटेड बाई मैरी क्यूरी इन 1988 बाई एक्सट्रैक्टिंग द रिमेनिंग रेडियो एक्टिव कॉम्पोनेंट्स ऑफ पिच ब्लेंड आफ्टर रिमूविंग यूरेनियम? बताइए, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था मैरी क्यूरी के बारे में? आई थिंक बताया तो था मैंने आपको, आई थिंक, क्यों बताया था ना? पोलोनियम याद है कुछ? नोबेल प्राइज शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू गेट 2 नोबेल प्राइजेस, फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए भी। कब मिला था बताइए? तो पोलोनियम, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ लॉरेंशियम? तो लॉरेंशियम का कितना एटॉमिक नंबर है? आखिरी था, अगर आप देखोगे एक्टिनियम सीरीज़ में, जो एक्टिनाइट सीरीज़ थी उसमें आखिरी था कि नहीं था? ये एक्टिनाइट सीरीज़ में लू था, वहाँ पे लैंथेनाइट से शुरू हो रहा था और लूटेटियम पे ख़त्म हो रहा था, और यहाँ पे एक्टिनियम से शुरू हो रहा है, लॉरेंशियम पे ख़त्म हो रहा है। जॉन वोल्फगैंग डॉबरनैर डिस्कवर्ड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड ब्रोमीन लाई बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ विच गैस एंड आयोडीन? ब्रोमीन की प्रॉपर्टीज़ किस गैस और आयोडीन के बीच में लाई करती हैं? तो ये है आपका क्लोरीन और आयोडीन के बीच में। विच रशियन केमिस्ट पीरियोडिक टेबल वॉज पब्लिश्ड इन अ जर्मन मैगजीन? जर्मन मैगजीन में 1872 में पब्लिश हुआ था। 1872, 1869 में किसने दिया था? ये दिया था आपका मेंडलीव जी ने, ध्यान रखना, इन्हीं का जर्मन मैगजीन में पब्लिश हुआ था 1872 में। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर इज विच ग्रुप 17 एलिमेंट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम फॉर बीइंग अ येलो ग्रीन डेंस गैस विद अ चोकिंग स्मेल? येलो ग्रीन डेंस गैस विद अ चोकिंग स्मेल, ये गैस होती है क्लोरीन, ठीक है, चोकिंग स्मेल। और ग्रुप 17 पूछा गया है, एलिमिनेट करो एलिमिनेट करो एलिमिनेट करो, सिंपल है। ग्रुप 18 से बिलोंग करते हैं ये। जो ग्रुप 18 है आपको इसको किस नाम से जानते हैं? इनर्ट गैस का ग्रुप है, या जीरोथ ग्रुप बोलते हैं, ध्यान रखना। जो 18th ग्रुप है आपका उसको हम जीरोथ ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, या इनर्ट गैस बोलते हैं, या नोबल गैस बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं आप एज अ होमवर्क लगाएंगे, आपको पूरी आंसर शीट यहाँ पर मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 कितने हैं? 80 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस लगाएंगे, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं सक्सेसिव लेक्चर्स में डेली बेसिस पे 4-5 क्वेश्चंस लगाएंगे, तो इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आज एकदम से बर्डन भी नहीं लगेगा आपको, ठीक है। मेनली जो पहले क्वेश्चन का आप बात कर रहे हैं वहाँ पे ये है कि एटम्स ना तो लूज़ होते हैं ना तो गेन होते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एटम्स उतने ही रहते हैं, तभी हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं। सर एंग्जाइटी हो रही, पढ़ भी रहा, बहुत मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे उस चीज़ को आइडेंटिफाई करिए। सर आपने तो बताया इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, लेकिन जब क्वेश्चन कराए उसमें तो आए थे ना बहुत सारा। क्या सो रहे हो क्या? सो रहे हो क्या? क्या बोले थे? टीसीएस जब तक पेपर लेता था तब तक खूब क्वेश्चन पूछता था, एसएससी की बात कर रहा हूँ, वो भी रेलवे की नहीं। और अब एक भी क्वेश्चन अब ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आ रहा है। दिखा दो कोई 2000 यहाँ पे जो नए पैटर्न का क्वेश्चन हो। ये सब कौन से हैं? 2024 में कौन लेता था? एडिक्विटी लेता था, हैं? ये एनटीपीसी जो 2025 देख रहे हो, ये एनटीपीसी है जो 2025 देख रहे हो, ये सब एनटीपीसी रेलवे का ये सब क्वेश्चन पड़ा हुआ है। एसएससी जीडी आई है, जब आई थिंक पिछला वाला तो थिंक शायद टीसीएस नहीं लिया था। इसके अलावा कहीं कुछ क्वेश्चन दिख रहा है तुमको एसएससी का? कुछ क्वेश्चन दिख रहा है तुमको एसएससी का? ये एमटीएस पिछला वाला है ये। कुछ क्वेश्चन दिख रहा है तुमको? सीजीएल में एक भी क्वेश्चन दिखा? सीपीओ का भी क्वेश्चन दिखा? सीएचएसएल का भी कोई क्वेश्चन दिखा? चलिए, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल। और ये आई नो थोड़ा सा चैप्टर हैवी था, रिवाइज करिएगा, बाकी अब आसान है सब आगे, ठीक है। चलो, थैंक यू, धन्यवाद। बाकी जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए लेक्चर की और पूरी पीडीएफ चाहिए, पीपीटी की, डिजिटल नोट्स चाहिए,
क्विजेस चाहिए सब बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। ये आपका कॉम्बो बैच है इंग्लिश का। ओके चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, धन्यवाद।